स्पेशलिटी डिस्कशन के किस तरह से जो है वो स्पेशलिटी को पढ़ना है, ठीक है, किस तरह से आप लोगों को अपने प्लान्स को लेकर चलना है, किस तरह से अपनी जो है वो स्पेशलिटी को आप लोगों ने प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। सो आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, गाइडेंस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और गाइडेंस देने का अनफॉर्चुनेटली हमारे पास, आपके पास ना लेने का टाइम है, ठीक है, और हम सारे लोग इतने ज़्यादा वो होते हैं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? ओके, गुड टू गो सर। अच्छा, द थिंग इज कि हमारे पास ना टाइम नहीं है कि हम इस चीज़ को कोई 5 से 10 मिनट 15 मिनट दें कि हमने अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड अगर पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। सो मैंने कुछ अपने जितने भी स्टूडेंट्स थे उनसे रिक्वेस्ट की है, और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि उन्होंने अपना ये कीमती वक्त निकाला। डेफिनेटली रिजल्ट पास करने के बाद जो है वो टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़े लोग हो जाते हैं, लेकिन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्विकली जो है वो उन स्टूडेंट से, उन मेंटोर से, अब तो मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, तो मैं बारी बारी जो है ना वो स्पेशलिटी वाइज ये डिस्कशन स्टार्ट करवाऊंगा कि आप सबको आइडिया हो कि आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड जो है वो किस तरह से आपने पढ़ना है। डेफिनेटली गाइडलाइंस बहुत सारी हैं, लेकिन मेन मसला ये आता है कि आजकल लेटेस्ट एफसीपीएस का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो जिन्होंने अभी रिसेंटली पेपर दिया है दे कैन गाइड यू बेटर इन ए मच बेटर वे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स, द स्पेशलिटीज which are which have very little guidance, ठीक है। So I would like to request Dr. Aksa. Dr. Aksa, can you please guide us about ophthalmology? आपने अभी रिसेंटली पार्ट 1 क्लियर किया है हमारे साथ, तो कैन यू प्लीज गाइड अस? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको भी, डॉक्टर ताहिरा को और बाकी सब जिन्होंने ज्वाइन किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये दिन भी दिखाया है, वरना तो ये लग रहा था कि ये दिन आना बहुत ही मुश्किल है, हमारी इस ज़िंदगी में तो बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ी सी बात ये बताना चाहती हूँ कि मैं ओल्ड ग्रेजुएट हूँ, मैंने 2010 में ग्रेजुएट किया था, और उसके बाद मेरा जो नाता है वो किताबों से टूट गया था, और मैं आ गई थी अपने प्रोफेशन में। मैंने शुरू से ही आई को ही ज्वाइन किया है और इसी को ही कंटिन्यू किया है, लेकिन अब कोई पिछले 3 साल से जो है मैं पार्ट 1 देने की कोशिश कर रही थी, और उसमें जो मेरी 5th अटेम्प्ट थी। जो पहली 2 अटेम्प्ट्स थी मैं उनको काउंट नहीं करती, वो इस तरह के भाई साल में एक दफ़ा दे दिया, 15 दिन पढ़ के दे दिया, चलो ठीक है। फिर अगला साल आया और चलो जी अगले साल मैंने 1 महीना छुट्टी लेके और पढ़ के दे लिया। उसके बाद जो दरमियान वाला टाइम स्पेन था उसमें मुझे नहीं पता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या चेंजेस आ रही हैं, किस तरह से पढ़ा जाता है, मुझे कुछ पता नहीं था। जो मैं अपनी अटेम्प्ट्स काउंट करती हूँ वो मैं नवंबर 2023 की काउंट करती हूँ, और फिर फेब 24, और फिर ये लेटेस्ट जिसमें मैंने क्लियर किया है। तो ये कोई एक दिन की जर्नी नहीं है। अब ज़ाहिर है मैं इतने से पढ़ रही थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा नॉलेज जब इकट्ठा होता रहता है ना, तो वही आपको फ़ायदा देता है। हो सकता है जो चीज़ मैंने 1 साल पहले अपनी अटेम्प्ट में पढ़ी थी वो मैंने इस अटेम्प्ट में ना पढ़ी हो सकता है मैंने ना पढ़ी हो, और हो सकता है वो इस अटेम्प्ट में आई हो और वो ही पढ़ा हुआ मेरा क्लिक कर गया, तो उसी का मुझे फ़ायदा हो गया। तो स्टोरी को शॉर्ट करके कि जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं उसमें एक तो सबसे पहले तो ज़ाहिरा रफ़ीक के जो पॉइंट्स थे वो पढ़े हैं, और ये मैंने डॉक्टर हमजा के साथ मैंने कोशिश की थी कि मैं सिस्टम वाइज ही पढूं। जो दरमियान में चीज़ स्किप हो जाती थी वो डॉक्टर हमजा कहते थे कि आप छोड़ देना, आपने वो जब हम एंड पे रिवाइज करेंगे तो फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो चूंकि मैं जॉब भी कर रही थी, मैंने अपने घर बार अपने बच्चे भी देखने हैं, तो उसके साथ साथ जिस तरह से मैंने कोशिश की कि मैं साथ साथ सिस्टम्स को पढूं। एक सिस्टम मैंने रफ़ी से पढ़ा है, फिर साथ हम AA के MCQs करते थे, वो पढ़ते थे साथ, और इस तरह से जो है। और सबसे जो अहम पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ कि पेन आपने हाथ में पकड़ना है जब भी आपने कोई बुक पकड़नी है। आपको जो पॉइंट मुश्किल लग रहा है, चाहे एक सफ़े पे 10 पॉइंट मुश्किल लग रहे हैं, चाहे एक सफ़े पे 1 पॉइंट मुश्किल लग रहा है, आपने ज़रूर उसको हाईलाइट करना है। ये डॉक्टर हमजा ने बताया, और वाकई इसका इतना फ़ायदा हुआ है एट द एंड जब मैंने, क्योंकि ये फर्स्ट आई मस्ट से कि मैंने इस अटेम्प्ट में चीज़ों को रिवाइज किया। वो पाइल अप ही नहीं होती चीज़ें, कंपाइल ही नहीं कर सकते आप इतनी, वो रफ़ी और AA। और एक और बात कि मैंने AA की बुक जो है वो ये मैंने इस अटेम्प्ट में पढ़ी है, और मैं ये वाकई कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी बुक है और ये सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपको बताती है कि आपको MCQ किस किस तरह से आ सकता है। रफ़ी एक 1 लाइनर है, उसमें आपको सियाको सबाक का नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, उसने वो ऑप्शन
किस कॉन्टेक्स्ट में चूज किए थे आपको नहीं पता। ये डबल ए करने से आपको पता चलता है कि अच्छा ये ऑप्शंस होंगे, तो उसमें से आपने जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपने वो चूज करना है। तो पेन हाथ में रखना है आपने, आपने साथ साथ पॉइंट्स को टिक करते जाना है। जो चीज नहीं समझ आ रही साथ साथ गूगल कर लेती थी। डॉक्टर हमजा के जो लेक्चर्स थे वो तो मैंने घोल के पिए हैं, वो तो लिटरली, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग इतने, वो इतना चीजों को इजी कर देते हैं डॉक्टर हमजा के, वो तो लगता है कि ये तो फिंगर टिप्स पे हैं आपकी चीजें। मुझे नहीं पता कि ये क्या इनके पास पावर है, लेकिन बस ये कुछ है इनके पास। इससे पहले भी मैंने 2 ग्रुप्स ज्वाइन किए थे लास्ट अटेम्प्ट्स में, लेकिन उनमें भी ये चीज नहीं थी, जितनी एनर्जी, जितनी पावर, जितनी मोटिवेशन ये डॉक्टर हमजा और इस ग्रुप ने दी है। आई मस्ट से कि ये तो अल्लाह ही उसका जजा दे सकता है, हम नहीं दे सकते। बहरहाल एक तो रफ़ी हो गई, दूसरा डबल ए हो गया, और पेन आपने अपने हाथ में रखना है। साथ साथ आपने वो उन एमसीक्यूज को भी आपने टिक करते जाना है जो आपको लगता है कि मुश्किल है और एट द एंड आपको भूल सकते हैं। जो मेरी अपनी स्पेशलिटी आई की है उसमें 2 ही बुक्स हैं, एक रामे है और एक उसामा है। अच्छा, ये जो रामे और उसामा है ना, ये एक ही जैसी बुक्स हैं। मैंने पिछली जितनी भी अटेम्प्ट्स दी हैं उसमें मैंने उसामा पढ़ी थी, मैंने इस अटेम्प्ट में रामे पढ़ी है। जो रामे है उसमें सिर्फ फर्क ये है कि उसमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं, बाकी जो उसामा है ना वो आप समझ लें कि एक नीट और मॉडिफाइड सा वर्जन है रामे का, बाकी उसमें कोई खास फर्क नहीं है। जो कंटेंट रामे में है वही उसामा में है। इसलिए इस दफा मैंने चूंकि रामे को पिक किया था क्योंकि उसमें एमसीक्यूज भी थे, तो मैंने उसी को पढ़ा और उसको मैंने सिर्फ एक रीड दी थी। क्योंकि अब मैं 10 साल हो गए हैं मुझे जॉब करते हुए आई में, तो अब मुझे चूंकि उसका इतना प्रॉब्लम नहीं था, मुझे प्रॉब्लम था बेसिक्स का, मुझे कॉन्सेप्ट्स का मसला था। और कॉन्सेप्ट भी अब देखिए मैं इतने अरसे से पढ़ रही हूँ तो जाहिर है अब चीजें साथ साथ भी मैं देख रही थी। डॉक्टर नजीब के कितने लेक्चर्स मैंने सुने, मुझे याद है जब मैं पढ़ने बैठी मैंने 2 घंटे में सिर्फ उनका कार्डियक साइकिल वाला लेक्चर जो था ना वो मैंने सुना 2 घंटे में। लेकिन वो चीजें फिर आपको रिटेन भी होती हैं। डॉक्टर हमजा ने चीजें इतनी रिवाइज और इतनी रिटेन और इतने 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 शॉर्ट उन्होंने वेज बताए चीजों को याद करने के, और इतने फनी वेज बताए याद करने के, कि वो लिटरली चीजें वो याद भी रही हैं एंड तक। जो बिल्कुल लास्ट 1 मंथ था वो मैंने अपनी स्पेशलिटी, वो मैंने अपने जॉब से जो है वो छुट्टी ली है, और वो 1 महीना मैंने सिर्फ बैठ के पढ़ा है। वो मैं सुबह उठ के पढ़ना शुरू कर देती थी और रात को पढ़ते पढ़ते सो जाती थी। बस मैंने 1 महीना जो है वो लग के पढ़ा है, और उसमें से भी जो लास्ट 1 वीक था उसमें मैंने SK 16, 17 और 18, अच्छा इनको करने का भी यही तरीका है कि आपने पेंसिल अपने हाथ में रखनी है और जो एमसीक्यू आपको मुश्किल लग रहा है ना आपने उसको टिक कर लेना है, और जो आखिरी हफ्ता है आपने उसी एमसीक्यू को रिवाइज करना है। ये टिप मेरे बहुत 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 ज्यादा काम आई है, इससे पहले मैंने कभी ये तरीका इख्तियार नहीं किया था। आपको पता है आखिरी जो हफ्ता था उसमें मैंने अपनी रफ़ी भी रिवाइज की है, उसमें मैंने SK 16, SK 17, SK 18 भी रिवाइज की हैं और डबल ए भी रिवाइज की है मैंने, बल्कि उसके जो माइनर्स थे, क्योंकि माइनर्स हमने शुरू में किए थे तो वो मुझे भूल गए थे, जो माइक्रो और फार्मा इस तरह की जो चीजें हैं, तो वो एंड में मैंने डॉक्टर हमजा के लेक्चर्स भी सुने हैं दोबारा से, और फिर डबल ए में उनके MCQs भी मैंने किए हैं। लेकिन वो टारगेटेड थे कि मुझे पता था कि मैंने ये चीज रिवाइज करनी है। जो चीजें मुझे आती हैं, जो चीजें मैंने टिक नहीं की, इसका मतलब है कि मुझे भूली हुई नहीं है। अगर मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो जब वो चीज मेरे सामने आएगी तो मेरे माइंड में वो क्लिक कर जाएगी। और प्लस जो मेरी बुक थी रामे, उसको भी मैंने एक ही दिन में इसी तरह से रिवाइज किया है कि जो चीजें मैंने हाईलाइट की हुई थी मैंने सिर्फ उनको रिवाइज किया है। जो पेपर ए था वो बहुत अच्छा पेपर था, वो मुझे ये मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा पेपर था, जिसने पढ़ा हुआ था वाकई उसके लिए अच्छा पेपर था। लेकिन जो पेपर 2 था आई मस्ट से कि वो बहुत ही वियर्ड पेपर था। मुझे नहीं पता कि किसी और का क्या इसमें एक्सपीरियंस है, लेकिन वो पेपर बहुत वियर्ड था। उसमें हार्डली हार्डली 50 से भी कम क्वेश्चन जो थे वो आई से रिलेटेड थे, बाकी सब उसमें जनरल क्वेश्चंस थे, पैथोलॉजी के थे, फार्माकोलॉजी के थे, और इवन जो आई के भी क्वेश्चंस थे वो इतने को वियर्ड थे। मुझे लगता है कि CPSP हमारा ना ग्रामर का भी टेस्ट लेता है, मतलब सब्जेक्ट्स का तो लेता ही है, लेकिन इतनी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स थी, मोस्ट लाइकली हैव, डोंट लाइकली हैव, नोट लाइकली हैव, लीस्ट लाइकली हैव, इस तरह की कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स थी। लेकिन डॉक्टर हमजा की बात मुझे अच्छे से याद है कि आपने ना क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। मैं पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ती थी,
फिर मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दी थी और फिर मुझे समझ आती थी कि अच्छा ये पूछना चाहता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं उसको चूज करती थी। और वैसे मैं आपको एक अपने दिल की बात बताऊं तो ये जो अटेम्प्ट मैंने दी है, मुझे वैसे यकीन नहीं था कि मैं इसमें क्लिक कर जाऊंगी। जो इससे पिछली अटेम्प्ट थी मुझे उसमें श्योरिटी थी कि मैं क्लिक कर जाऊंगी, लेकिन उसमें मैं नहीं कर सकी थी। सो अल्टीमेटली आपने हार्डवर्क इतना करना है कि वाकई करना है, बहुत ज्यादा करना है, लेकिन जो दुआएं हैं ना, यकीन करें ये बहुत काउंट करती हैं, ये बहुत काउंट करती हैं। मुझे इस तरह लगता है कि मुझे जो दुआएं जो इस दफा मेरे लिए सबने की हैं वो मुझे खींच के ले गई हैं आगे। अदरवाइज मैं जो पेपर 2 जो था मेरा, वो दैट वाज सो पैथेटिक। जो पेपर 1 था उसमें मुझे श्योरिटी थी कि मैं उसमें क्लिक कर जाऊंगी, लेकिन जो पेपर 2 था उसमें मैंने फर्स्ट गो में मैंने 60 एमसीक्यूज किए थे, जिसका कि मुझे यकीन था कि ये मैंने ठीक किए हैं। और जो बाकी एमसीक्यूज थे वो मैंने सेकंड गो में किए थे, और वो बस ऐसे ही किए थे क्योंकि उनका ना कोई सर था, ना पैर था, ना मुंह था, कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे। तो हर एक का एक्सपीरियंस जो है मेरा ख्याल है वो डिफरेंट होता है, पढ़ने का स्टाइल भी डिफरेंट होता है, हर एक के सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके लिहाज से ही आपने अपना प्लान करना होता है कि मैं इस चीज़ को किस तरह लेके चल सकती हूँ। जितने लिंक्स आते थे मैंने सब नहीं ज्वाइन किए, मैंने सब ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली, मैं ये बिल्कुल बताना चाहती हूँ। क्योंकि डॉक्टर हमजा ने कहा था कि जो सेल्फ स्टडी है ना, वो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। जो चीजें मुश्किल होती थी वो यकीनन हम ग्रुप्स में देखते भी थे, वो सुनते भी थे, लेकिन हर चीज मैंने ग्रुप में जो है वो ना पढ़ी है और ना ही देखी है। चीज काउंट करती है मेरा ख्याल है वो आपका अपना पढ़ा हुआ, जो मैंने ढूंढ के जो चीज निकाली है, जो मैंने लॉजिक निकाली है। ऑफ कोर्स हेल्प तो होती है, बहुत ज्यादा थी ग्रुप में, और मोटिवेशनल लेक्चर्स तो इतने थे कि वो लगता था कि इसी की बुनियाद पे हमने निकल जाना है इसमें से। और मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर ऐसा ही आता है, पेपर ऐसा ही होता है इनका। तो आपने घबराना नहीं है, ये वाली बात बिल्कुल अपने पल्ले से बांध लेनी है कि घबराना बिल्कुल नहीं है आपने। जब आप घबराते नहीं है तो फिर आपकी बाकी हिस्से भी जो है ना वो ठीक काम करती हैं। जब आप घबरा जाते हैं तो फिर तो ब्रेन जवाब दे जाता है। ये मेरी छोटी सी स्टोरी है। अब इसमें से अगर आपको कोई फायदा होता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात पे। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही डिटेल जो है वो गाइड किया, और आई नेवर न्यू कि आपका इतने गैप के बाद एग्जाम क्लियर हुआ है। तो इट्स मतलब ये एक हिडन जो है वो चीज़ें जो है वो मेरे सामने आती हैं, तो मैं बड़ा इम्प्रेस भी हुआ कि यार इतने टाइम बाद यू डिड योर बेस्ट। सो बिल्कुल कंग्रेचुलेशंस बिल्कुल। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं कुछ थैंक यू चीज़ें सो ना वेरी मच। चाहूँगा आपके ना एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से जो आए वाले हैं, जो मेरे एग्जाम जिनका क्लियर हुआ है, तो उनसे मैंने कुछ ना पॉइंट्स लिए थे, तो आई जी वुड जी, लाइक। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी। अब ना पेपर 1, काइंडली सारे लोग एक दफ़ा माइक ऑफ कर लें। द थिंग इज़ के जो पेपर 1 है ना वो सारों का सेम है, ठीक है। पेपर 1 से रिलेटेड जनरल गाइडलाइंस है वो मैं एंड पे खुद भी दे दूंगा। अब हम स्पेसिफिकली आई के बारे में बात कर लेते हैं, जो डॉक्टर साहिबा ने बताया बेहतरीन, ठीक है। अच्छा, अब जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू ऑफ द पॉइंट्स फॉर स्पेसिफिकली फॉर दोज जिनका आई की फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको आई की चीज़ें नहीं पता, तो उन्होंने क्या करना है। अच्छा, बिलीव मी, आप लोगों का सबसे जो आई में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हेड एंड नेक होता है और न्यूरो होती है, ठीक है। ठीक है, हेड एंड नेक होता है और न्यूरो होती है। अच्छा, अब्डोमेन पेल्विस लीस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन पेपर 1 में आ सकता है। लिम्स लीस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन पेपर 1 में आ सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज इज हेड एंड नेक एंड न्यूरो। अब आप लोग सोच रहे हो कि हेड एंड नेक कहाँ से करना है, न्यूरो कहाँ से करनी है, तो देखिए न्यूरो के लिए बेस्ट चीज है न्यूरो वो कैप्लान जो है, सही है, ये मेरे सामने ही पड़ी हुई है, दिस बुक, सही है, दिस बुक न्यूरो, सही है, दिस इज सही है। और उसके अलावा जो है आप फर्स्ट एड से भी न्यूरो को देख सकते हैं, या फास्ट एड में बहुत अच्छी न्यूरो लिखी हुई है। अच्छा, हेड एंड नेक फास्ट एड में बेहतरीन डायग्राम्स के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एडिशनल पॉइंट्स के लिए आप लोग इसमें किसी भी डबल ए से या किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। सो ये दो बातें तो आई वालों के लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, हेड एंड नेक और न्यूरो। इसके बाद इस बात के बाद मैं आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट के आप लोगों ने आई वाली चीजें कहाँ से करनी है, तो दो सोर्सेज होते हैं, एक उसामा नोट्स और एक रामे।
ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो ये कहते हैं कि दोनों को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। जो रामे है, ठीक है, उसमें उसामा नोट्स वाले पॉइंट्स भी एडिड है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप रामे जो है उसको अच्छे तरीके से करें। अच्छा, फिर जनाब, अगर आप लोगों को रामे मुश्किल लग रही है तो आप लोगों को आई वाली चीजें, डेट मीन्स कि आप लोगों की आई वाली चीजें वीक हैं। अब आप लोगों ने आई की एनाटॉमी करनी है, आप लोगों ने आई वाली चीजें करनी है। आई में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? आई की एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है, आई की ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट है, विजुअल पाथवे इंपॉर्टेंट है, क्रेनियल नर्व्स इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो आई की एनाटॉमी है उसके मतलब थोड़े से डॉक्टर नजीब के यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं, एक दफा ना उनका ओवरव्यू ले लेना है और ना अपने शॉर्ट से नोट्स बना लेने हैं ताकि आप लोगों को बेसिक बेसिक आई जो है वो समझ आ जाए। ब्लड सप्लाई आई की बड़ी इंपॉर्टेंट है। विजुअल पाथवे, विजुअल पाथवे सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नर्व्स कौन कौन सी करनी है? सारी नहीं करनी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, ये नर्व्स जो है ना, ये डॉक्टर नजीब ने मेरे ख्याल से आधे घंटे के लेक्चर में ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। ठीक, तो ये करनी है। अब आप लोग पूछेंगे कि आई से रिलेटेड सिस्टम्स कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई से रिलेटेड जो है वो सीवीएस, एंडो और हीमाटोलॉजी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप कि आई से रिलेटेड जो है वो आप लोगों की क्यूरीज जो है वो सॉल्व हो गई होंगी कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या करना है। ओके, अब जनाब हम आगे चलते हैं फॉर द नेक्स्ट थिंग कि हमें अगला जो है वो किस स्पेशलिटी से रिलेटेड बात करनी है। क्लियर है? आई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी प्लीज। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोगों ने पेपर देखा तो उसमें बहुत सी चीजें, जैसे स्कल एनाटॉमी की बहुत ज्यादा थी कि इस फॉसा से और स्पेशली इंफ्राटेम्पोरल फॉसा जो है वो कैसे रिलेटेड है मिडिल क्रेनियल फॉसा से। तो क्या ये रैमे कवर कर जी जी देती है मैडम? तो क्या ये रैमे हाँ कवर जी, हाँ कर जी, देती है? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल 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 कवर करती है। उसके जो शुरू के थेरी है ना, आपके जो एमसीक्यू से पहले वाले जो 60-70 सफे बनते हैं, उसमें यही ओके, चीजें लिखी हुई हैं। यही अच्छा, ओपनिंग्स और फॉस्ट, हाँ जी, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ सकते हैं, देखिए मैंने आपको कहा कि आपने अपने टाइम, अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली जो चीजें हैं ना, उनको आपने बैलेंस करना है। मुझे बहुत कुछ देखना होता है, ठीक है। तो फिर अब उसके अकॉर्डिंग जो मेरी अवेलेबिलिटी थी, वो हो सकता है वो थोड़ी छोटी हो, लेकिन चूंकि मैं 12 साल से आई में काम कर रही हूँ, इस मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने, मेरे लिए आई का जो पेपर था वो लीस्ट बॉदर था, क्योंकि आई के जो अपने क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत टिपिकल से क्वेश्चंस होते हैं। उसमें वो, जिस तरह डॉक्टर हमजा ने बताया, रिफ्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पाथे बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ऑप्टिक ट्रैक का लीन हो गया है तो फिर आपके जो विजन लॉस होगा वो किसका होगा, जो आपके कॉर्नियल रिफ्लेक्स हैं, जो आपके अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, इनके सेंटर्स कहाँ पे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेन में फॉसाज, एंट्री, एग्जिट, ठीक है, ये ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और ये रामे में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। और प्लस वही बात कि आप जो यूट्यूब, अब तो कोई मसला नहीं, यूट्यूब पे आप एनाटॉमी की इतनी वीडियोस हैं, तो आप कोई भी एक वीडियो जो छोटे छोटे जो है वो पकड़ के आप देख सकते हैं। और मैंने ये सब चीजें, जो ये जो रिफ्लेक्सेस और ये सब चीजें ना, ये बहुत भूल जाती हैं आपको, इसलिए मैंने इनको सिर्फ पेपर से एक दिन पहले रीड किया था बस। उससे पहले मैंने इन चीजों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि फायदा ही कोई नहीं है, ये पहले भी भूल जानी है, ये बाद में भी भूल जानी है, ठीक है। तो और जब पेपर दे के आते हैं तब भी भूल जाती हैं। तो इसलिए मैंने तो सिर्फ एक दिन पहले पेपर से जो इम्पोर्टेंट चीजें थी रामे की, मैंने सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे ना, मैंने वो रामे के पढ़े थे थेरी के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आपके पास जो शॉर्ट स्नेल एनाटॉमी है आई की, आप वो पढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास टाइम कितना है, आपने उसको फिर उसके हिसाब से जो है डिवाइड करना है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मैडम, मैं शायद टाइम ज्यादा ले रही हूँ, जी कि जी, मैंने ये भी सुना है नहीं नहीं, कि आप बताएं। रैमे में जो पास पेपर्स हैं वो बहुत सिंपल लिखे हुए हैं, पेपर जो आता है वो ज्यादा ट्रिकी आता है। इज दिस ट्रू? वो ट्रिकी आता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप सिर्फ देखिए ना, अब ये एक, ये वही बात है कि ये रिकॉल्स है ना। अब रामे में इतनी ऐसे एमसीक्यूज हैं कि जिनके जो जवाब उन्होंने दिए हुए हैं ना, उनकी कोई तुक नहीं बनती है, क्योंकि अब मुझे भी इतना अरसा आई में काम करते हुए हो गया, तो उनकी कोई लॉजिक नहीं बनती कि यार इसका अगर कोई क्रेनियल पाल्सी का उन्होंने पूछा हुआ है तो इसका ये आंसर किस तरह से बन सकता है, ये नहीं बनता। तो ये सब रिकॉल्स हैं। अब मुझे क्या पता बाहर निकल के, अच्छा मुझे तो क्वेश्चंस याद ही नहीं रहते, मैं पेपर दे के आई हूँ, पर इन्होंने मुझे कहा, इन्होंने कहा था कि आपने बताने हैं रिकॉल्स, लेकिन यकीन करें मुझे नहीं याद रहते क्वेश्चंस कि मैं क्या करके आई हूँ।
हाँ, अगर मैं पढ़ूं तो शायद मुझे याद आ जाए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया था। मुझे नहीं याद रहते, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता लोगों को किस तरह से याद रहते हैं, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, उनको याद रहते हैं। लेकिन आपने होली सोली उस पर डिपेंड नहीं करना, आप सिर्फ उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि इस दफा का जो पेपर था आई का, उसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे। मैंने को बताया नहीं कॉर्निया के कितने क्वेश्चन थे उसमें, मोस्ट लाइकली हैव, डोंट लाइकली हैव, मच लाइकली हैव, कि वो हमारी ग्रामर का भी टेस्ट लेते हैं साथ साथ। सो इट्स ऑल कि आपने अपने जो ब्रेन है ना, बस उसको आपने स्ट्रांग रखना है, आपने अपने हवास को काबू में रखना है, फिर आप सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट है ना, आधे से ज्यादा पेपर तो आपका आपका कॉन्फिडेंस करा देता है। ये डॉक्टर हमजा की बात बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा ही होता है। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। आई होप कि आई से रिलेटेड सारों की जो क्यूरीज हैं वो सॉल्व होगी। मैं अगेन डॉक्टर अक्सा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, अभी जो है ना नेक्स्ट चलते हैं जी, अगली स्पेशलिटी जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर किंजा से कि वो प्लीज़ मेडिसिन के बारे में जो है ना वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे जो लेटेस्ट अटेम्प्ट में था उनका। डॉक्टर हमजा, मैं ना जरा जी देखिए, मेडिसिन का इस तरह से था कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मतलब क्लियर हो गया। और मेरे पास जो है मेरी 15 मई को हाउस जॉब कंप्लीट हुई थी। उसके बाद दरअसल मैं हॉस्टल की स्टूडेंट थी, घर में रह के पढ़ना मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क था। मैंने हमेशा हॉस्टल में ही सारे एग्जाम्स वगैरह सब कुछ किए, घर पे मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था। जब मैं यहाँ आई और उसके बाद घर में आपको पता है घर के 100 काम होते हैं, इश्यूज होते हैं, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे स्टार्ट लूँ। हालांकि मैं पढ़ती रही हूँ, बीआरएस स्टार्ट की, बहुत कुछ स्टार्ट किया, लेकिन बहुत टफ लग रहा है मुझे। सॉरी। ओके डॉक्टर राबिया, प्लीज गाइड अस अबाउट साइकेट्री। ओके, अच्छा सर, साइकेट्री का ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुछ चीज़ें जो मैडम ने ऑलरेडी हमारी जो प्रीवियस आई में मैडम बता रही थी, कुछ पॉइंट्स कॉमन हैं इन जनरल भी और वैसे भी, वो भी मैं हाईलाइट करूँगी, और दूसरा मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू शेयर करूँगी। हमारे पास जो साइकेट्री का जो पैटर्न है बेसिकली वो ये है कि आपको जो चीज़ें फॉलो करनी है। पेपर ए के लिए मेजर गाइडलाइंस हैं जो कि डॉक्टर हमजा की टीम है, बाकी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहाँ से भी आप कहीं से भी गाइडलाइंस लेते हैं आपको मिल जाती हैं। पेपर ए में जो हमारे साथ जो स्पेशलिटीज़ के लोग अपेयर होते हैं उसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है, बट इट्स नॉट जस्ट दैट, लाइक पैथो, रेडियो एनेस्थीसिया। आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप सिर्फ इन्हीं के पास पेपर्स करें, आप सारे करें, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो भी पास रिकॉल्स की है वो यूज़ करें, लेकिन इनमें से ज़्यादा फोकस किया जाता है कंपैरेटिव टू अदर्स, एनेस्थीसिया, पैथो एंड रेडियो। देन वी कम टू पेपर बी। पेपर ए के लिए डॉक्टर हमजा इज अवेलेबल एंड ही कैन गाइड यू बेटर। पेपर बी जो स्पेशलिटी के लिए स्पेसिफिक पेपर है, वो हमारे पास उसमें जो चीज़ें कवर होती हैं, मैं आप लोगों को पहले वन बाय वन उनको गो थ्रू करवाऊंगी कि कैसे है, देन आई विल शेयर टिप्स एंड ट्रिक्स। पहले हार्ड एंड फास्ट क्लियर कट जो चीज़ें हैं जो कि पेपर 2 में कवर होती हैं, वो है हमारे पास न्यूरो एनाटमी है, उसमें हेड एंड नेक भी इंक्लूडेड है। न्यूरो एनाटमी है, उसमें हेड एंड नेक भी इंक्लूडेड है। देन वी हैव न्यूरोफिजियोलॉजी, देन वी हैव न्यूरोपैथोलॉजी। ये हमारे पास जो है इसमें चीज़ें आ गई। देन वी हैव स्पेशल सेंसेस, ठीक है, उसमें जिस तरह सर अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, जिस तरह आई की चीज़ें हैं, हमारी वहाँ पे नर्व्स भी सारी इंक्लूडेड हैं आपकी, और स्पेशल सेंसेस भी हैं, फिर उसमें आई का आ जाता है, सारी चीज़ें, रिफ्लेक्सेस एंड एवरीथिंग आपके वो सारे इंक्लूडेड हैं इसमें, ठीक हो गया। और इंटरेस्टिंग इनफ कि हमारे पास जो साइकेट्री का पेपर है उसमें साइकेट्री बहुत कम है FCPS में। अगर आप MRCS या बाकी चीज़ों की तरफ जाते हैं तो उनका साइकेट्री का अच्छा खासा पोर्शन होता है और सारी थ्योरीज एंड एवरीथिंग होता है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट या फ्रॉड की थ्योरी या उस तरह की कोई थ्योरी के बारे में हार्डली, आई हैव गिवन टोटल ऑफ 3 अटेम्प्ट्स, जो कि मैं सिर्फ ये देखने के लिए दे रही थी शुरू में कि यार साइकेट्री में देना चाहिए या नहीं, या लाइक आई वॉज बिजी विद माई ड्यूटीज एंड एवरीथिंग एंड आई डिडंट वांट टू अपेयर, बट आई जस्ट लाइक वेंट टू सी यार के पेपर कैसा आता है, बिकॉज मेरे पास तो कोई गाइडलाइन सिरे से नहीं थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि साइकेट्री की अपनी कोई बुक भी है, और वो मुझे तीसरे अटेम्प्ट में पता चला कि साइकेट्री की कोई बुक भी है। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि मुझे साइकेट्री में अपेयर होना है, और विद जॉब आई अपेयर 2 टाइम्स। फर्स्ट विदाउट एनी प्रिपरेशन, लाइक एक बार तो मैं सिर्फ पेपर ए की प्रिपरेशन के साथ गई थी, और दूसरी दफ़ा जो है वो मुझे थोड़ा बहुत नो हाउ था पेपर बी के हवाले से। थर्ड टाइम वॉज द टाइम जब मैंने डॉक्टर हमजा को ज्वाइन किया और प्रॉपर पढ़ाई की और फिर मैंने पेपर दिया है।
देन वी हैव साइकेट्री के पोर्शन में से जो आता है, आप न्यूरो की जो हमारी जो अपनी फर्स्ट एड की जो बुक है उसमें जितनी साइकेट्री है वो अंडरस्टैंड करने के लिए इनफ है। उसके अलावा जो थ्योरीज हैं उसके बारे में कुछ सिर्फ एक आध MCQ आता है, और वो उसके बारे में आप कहीं से भी किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप नोट्स ले सकते हैं, उठा के पढ़ सकते हैं, जो फ्रॉड की थ्योरी है एवरीथिंग, और हर दफ़ा एक एक MCQ आया है जितनी दफ़ा मैंने अटेम्प्ट किया है। ठीक हो गया। देन वी हैव इसकी जो हमारे पास आती है बच्चों की चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में भी एक MCQ आता है, और उसमें से वो टिपिकल ZM जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता रहता है ZM इज द स्पेशलिटी बुक रिगार्डिंग दिस पास्ट रिकॉल्स ऑफ साइकेट्री। उसके बाद जो मेजर पोर्शन है जो मुझे तंग करता था, या मैक्सिमम बच्चों को जिनको मैंने इस बार, हमारे पास कोई 8 स्टूडेंट्स है जिनको हमने गाइड किया है, जिन लोगों ने वापस आके मैसेजेस भी किए हैं, जिनको मैंने बार हाफ बताया था कि भाई ये चीज़ तंग करेगी आपको, वो है न्यूरोफार्मा। न्यूरोफार्मा के लिए आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसकी जो आउटलाइन आपकी FCPS के नॉर्मल जो हमारे पास साइकेट्री की आउटलाइन है, उन्होंने जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं, जितनी दफ़ा भी मैंने एग्जाम दिया है वो लोग उसमें से बाहर नहीं निकलते हैं, आई अश्योर यू दैट। बट वो उसको कितना भी लाइक MCQ को मुश्किल बना देंगे, कितना भी कंफ्यूजिंग बना देंगे, लेकिन वो उसमें से बाहर नहीं निकलते हैं। इसमें हमारे पास ना जो लिपनकॉट है, आई प्रेफर दैट, बट आई वुड नॉट रिकमेंड एवरीबडी दैट। जिसने अच्छे से जो है वो कैटजन पढ़ी हुई है फार्मा के लिए, जिसने जो वो MBBS में फॉलो की है, लाइक जिसकी जितनी अच्छी फार्मा है उस हिसाब से वो वहाँ से स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे, साथ में ZM को फॉलो करेंगे कि ZM के पास रिकॉल्स कहाँ से आएंगे। वरना अगर आप उठा के पूरी फार्मा अच्छी रट भी लेते हैं ना, तो उन्होंने कुछ ऐसे कोई अजीब और लाइक समटाइम्स इतने अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे होते हैं और इतने कंफ्यूजिंग करके पूछे होते हैं कि आप एक बुक से सारा कुछ करके उनको आंसर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स में अल्प्राजोलेम आती है, कुछ जगहों पे ये इन्होंने शॉर्ट टेक्निक में डाली हुई है, कुछ जगहों पे ये मीडियम उसमें आ रही है। अभी वहाँ पे MCQ आया हुआ है भाई ये शॉर्ट टेक्निक में डालेंगे, आप किसी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करेंगे कि वहाँ पे उन्होंने क्या इसको लिखा हुआ है, ठीक है, वही MCQ दे देंगे जिसमें आपको कंफ्यूज होंगे कि यार ये तो इस बुक में ये लिखा था, इस बुक में ये लिखा था। इवन ZM में भी इसको शॉर्ट टेक्निक में ही डाला हुआ है। इसी तरह के MCQs आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो हमसे पूछ लेते हैं कि केमिकल नेम ऑफ दिस क्लास ऑफ ड्रग, हेलोपेरिडोल है, वो कहते हैं ब्यूटाइरिफेनॉन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्यूटाइरिफेनॉन। तो वो आपको, जिस बंदे ने मतलब इस वर्ड को भी हम नहीं पढ़ते हुए कि यार ये कौन पूछेगा हमसे। तो क्योंकि हमारे पास जो इसमें न्यूरोफार्मा के साथ ना उन्होंने एक पोर्शन आउटलाइन में न्यूरो केमिस्ट्री का भी दिया हुआ है, न्यूरो केमिस्ट्री, उसमें कि आपके जितने जो है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी साइकिल्स क्या हैं और वो कहाँ ब्रेक डाउन होते हैं, उनका रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी के पास शॉर्ट टाइम है, फॉर दैट लिपन इज़ वेरी गुड। विद लिपन यू कैन लाइक मर्ज सम यूट्यूब वीडियोस, आप लेक्चर्स वीडियोस कर सकते हैं, ठीक है, आप स्केची की वीडियोस देख सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, फार्मा करते हुए दो प्रॉब्लम्स आते हैं। पहली बात है कि आपके तो मुंह पे लफ्ज़ ही नहीं चढ़ते हैं, जिन्होंने 3rd ईयर में फार्मा पढ़ी है दोबारा उठाई नहीं है, मुंह पे लफ्ज़ ही नहीं चढ़ रहे होते भाई ये ब्यूटाइरिफेनॉन क्या है, बेंजोडाइजेपिन क्या है। और हमारे पास एक कितना सिंपल सा MCQ आया हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो उसमें मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था ट्राईसाइक्लिक का नाम क्या था, मतलब क्या नाम थे इनके। तो आई वॉज लुकिंग एट दैट, मतलब मैंने वो स्किप कर दिया। एंड टाइम पे जब मैंने कहा यार, मेरे माइंड पे वो क्लिक किया स्केची की वीडियो, उसने कहा था कि जो ट्रिप करते हैं वो ट्राईसाइकिल बनी हुई थी और एक बंदा ट्रिप कर रहा था और दिस एंड दैट। वो एमिट्रिप्टाइलिन लिखा हुआ है सामने, भाई इतना आसान MCQ है और आप सिर्फ नाम पूछा है उसने और आप वो गलत कर रहे हैं। सो रिकॉल करना और उसको रिटेन करना, तो आपको मैं इसमें रिकमेंड क्या करती हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर किसी के पास या तो किसी की अच्छी बेस है तो वो तो उसको तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वो उसी तरीके से पढ़ ले। क्योंकि आपको इतना सारा पेपर A का कवर करना है, पेपर B का कवर करना है, फार्मा में से 6-7 MCQs आएंगे, अपनी मर्जी के देंगे। वो शायद एक दफ़ा उन्होंने 5 लिथियम के बारे में MCQ दिए हुए थे, एक दफ़ा 4 ऐसे दिए हुए थे जिनमें मॉर्फिन वाज इन ऑल ऑफ लाइक ऑप्शंस, ठीक है, मतलब 4-5 MCQs वर देयर इन वन अटेम्प्ट जिनमें मॉर्फिन ऑप्शन में था मौजूद। अभी मतलब दे वर नॉट ऑल रेलिवेंट रिलेटेड टू मॉर्फिन, बट उनका कोई ना कोई कनेक्शन बन रहा था कि मॉर्फिन के साथ वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, एक दो ड्रग्स को थोड़ा सा बदल के। सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि आपने कैसे करना है। अच्छा, मैं अब क्या रिकमेंड करती हूँ, आप स्केची की वीडियो उठा लें, ठीक है, रिटेन करने के लिए। आप पढ़ रहे हैं, बाकी आप जितना रटे मारे पढ़ें, सारा करें आप, ठीक है, आप रीड दें, आप कैटजन उठाएं, आप आई रिकमेंड लिपनकॉट, बट जिसको जो अच्छी लगती है स्टैंडर्ड बुक उठा ले। आई रिकमेंड लिपनकॉट बिकॉज इट हेल्प्ड मी लॉट। उसमें आपके पास शॉर्ट रिवीजन के लिए टेबल्स भी हैं, उसके आपके पास फ्लो चार्ट्स भी बने हुए, लेकिन उसके साथ आपको BRS फार्मा मर्ज करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें शॉर्ट हैं, कुछ में रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो स्टार्ट पहले करनी पड़ेगी अगर आपने लिपन करनी है।
कोई भी आप उठा लें, आप ना फार्मा के लिए जो अभी भी बच्चों को इतनी गाइडलाइन के बावजूद प्रॉब्लम आई है, क्लियर सबने कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने क्या करना है कि थोड़ी बहुत तो आएगी, बट आपने स्केचिंग की वीडियो उठा लें या कोई ऐसी वीडियो उठा लें जो आपके स्टाइल को बूस्ट करती हैं, आपको हेल्प करती हैं याद करने में या रिकॉल करने में या रिटेन करने में, ताकि एंड टाइम पे आपको इसकी टेंशन ना रहे कि यार ये 6-7 MCQ जो पेपर बी में आएंगे या 10 आएंगे, जितने भी आते हैं उनमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक तो इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करूँगी और जो है ना बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स करूँगी, क्योंकि मैंने जितना ग्रुप में किया फिर भी बच्चों ने आगे कहा कि हमें फार्मा ने बहुत तंग किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MCQ प्रैक्टिस। MCQ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 चीज़ें रेकमेंड करती हूँ, एक AA, ठीक है, और दूसरी जो है हमारी दैट इज ZM जो बुक है। अगेन रिकॉल्स जैसी हैं वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, वहाँ पे 5-5 लाइनों की जो है एक स्टेटमेंट होती है और आपके पास रिकॉल में सिंपल उसका जो लुबे लुबाब एक जो है ना यखनी बता देते हैं कि भाई उसने ये पूछा था। आई हैव अ वेरी गुड शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो मैंने जब आगे अगर आप साइकेट्री का ग्रुप ज्वाइन करते हैं ZM वाला, डॉक्टर मंसूर वाला, तो उसमें मैंने कुछ रिकॉल्स आके शेयर की थी, बल्कि बंदा बहुत ड्रेन्ड होता है, बंदे को कुछ उस टाइम पे लिखने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन मुझे जितनी डिटेल याद थी कि यार सिनेरियो इतना लंबा होता है ताकि नेक्स्ट वाले लोग ऐड करें उनको कि यार इतना सिनेरियो लंबा होता है। दूसरी चीज़ ये होती है, जिन 2 ऑप्शंस में आप वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वो रिकॉल्स में होते ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको अगर आप ZM खोलेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑप्शंस मिलेंगे, ABCD, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और मोस्ट में 2 ही ऑप्शंस हैं, तो वहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट होते हैं 5 ऑप्शंस एंड समटाइम्स 6, समटाइम्स 4 एंड समटाइम्स 5 ऑप्शंस, और उनमें से आप किसी 2 में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है। आई एम गोइंग इनटू डिटेल बिकॉज ये रिकॉर्डेड होगा सेगमेंट, बाद में साइकियाट्री वालों को भी यूज़ करना होगा, तो इस वजह से जो बाकी लोग हैं तो काइंडली जो है वो थोड़ा सा वेट कर लें, अपने सेशन का वेट कर लें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग एंड मेकिंग श्योर कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोई मिस ना हो जाए, और मैं रिटर्न फॉर्म में भी दे दूंगी इसको। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अब इन सारी चीज़ों को है कंपाइल करना, तो अब भी सर ने भी बुक बताई है हमारे पास, कापलान न्यूरो की बुक है, बहुत अच्छी है, ठीक है, उसको आपने पढ़ना कैसे, आपने 1 बाय 1 उसको सारा थ्रू आउट उधर याद नहीं करना शुरू कर देना, आप एक फर्स्ट हैंड आप एक ZM को रीड देंगे, ठीक है, उसको आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है डजेंट मैटर, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऊपर से गुजरेंगी, लेकिन आपको ये समझ आएगा कि कहाँ कहाँ से MCQs आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को मैंने हाईलाइट करना है। जिन चीज़ों की आपको बिल्कुल अलग में नहीं समझ आ रही, यू विल गो हाईलाइट, कलर कोड कर लें कि यार रेड वाला मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या है, ठीक है, ग्रीन वाला कहीं पढ़ा था लेकिन मैंने MBBS में भी डंडी मारी थी, छोड़ दिया था, ये टॉपिक मुझे आता ही नहीं है। सो व्हेन यू गो टू एनी स्टैंडर्ड न्यूरो बुक, आई विल शेयर द रिसोर्सेज, मैं वीडियोस का हर चीज़ का शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पे जब वो पढ़ेंगे आपको वो क्लिक करेगा, अच्छा ZM में ये पूछा गया हुआ है, अच्छा कैसे पूछा गया है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप पूरा टॉपिक पढ़ते हैं लेकिन वो चीज़ छोड़ देते हैं जो कि MCQ में पूछी गई होती है, आपको वो चीज़ नहीं पता होती कि यार ये न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स, इंट्रासेलुलर कौन सा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा होता है, ठीक है, साइनुक्लियन किस में होती है, वो चीज़ आप छोड़ के गुजर जाते हैं, यार ये तो याद करने वाली छोड़ो, इसको गुजर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 डिजीजेस को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, इवन दे कैन मिक्स अप सिंपल से डिजीज, हमारे पास पार्किंसंस है, पार्किंसंस का सिनेरियो भी ऐसे बना के वो दे सकते हैं कि आप उसको शायद किसी और चीज़ के साथ मिक्स कर लें। सो आपको वो चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। मैं दोबारा से बस एक दफ़ा हाईलाइट करने लगी हूँ कि हमने कवर क्या क्या करना है, ठीक है, और अपने उसको कैसे करना है। न्यूरो एनाटमी है, न्यूरोपैथोलॉजी है, न्यूरोफिजियोलॉजी है, स्पेशल सेंसेस हैं, साइकियाट्री फ्रॉम फर्स्ट एड, और बस बाकी थ्योरी जो हमारे पास न्यूरो आती है उसमें जनरल किसी भी बुक से आप कवर कर सकते हैं, स्लीप वाला पूरा उसमें से लाजमी कोई ना कोई MCQ जो है वो आ जाता है। देन वी हैव न्यूरो फार्मा एंड देन वी हैव न्यूरो केमिस्ट्री एंड देन you have to practice MCQs as much as you can. You don't have to memorize ZM, you have to use ZM as a guide to clear your concepts, to understand. Paper B of psychiatry is about understanding and then recalling stuff, और फार्मा इज अबाउट निमोनिक्स। डॉक्टर हमजा हमें जो है ना, डॉक्टर हमजा की वीडियोस बहुत अच्छी हैं, इससे रेलिवेंट मैंने वही यूज़ की थी फर्स्ट टाइम, उसके अलावा जो है न्यूरोस्नेल और कैपलान और अदर वीडियोस यूज़ की थी। आप उनको यूटिलाइज करें, अच्छे से देखें उनको, इवन आपको डॉक्टर हमजा से ज़्यादा चीज़ें रिटेन होंगी अगर आप उनको नोट डाउन करेंगे और अपनी थ्योरी बुक के साथ जो है वो लेकर चलेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं एंड पे जो इनको आपने याद रखना है, आपने चीज़ों को कंपाइल बहुत अच्छे तरीके से करना है, AA का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, जो चीज़ें आपको आती हैं उनके ऊपर आपने दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने MCQs को कलर कोड कर देना है लास्ट टाइम पे जो आपने करने हैं, ठीक है।
आपने गूगल का यूज़ MCQ सॉल्व करने के लिए नहीं करना। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा वो करें, क्योंकि गूगल में हर वो ऑप्शन जो उन्होंने मोस्टली दिया होता है वो कहीं ना कहीं आपको मिल नहीं जाता है। कोई ना कोई रिसर्च होती है तो वो आ जाता है कि अच्छा ये इसमें भी ये भी बचा है, ठीक है। MCQs के ऑप्शंस में या सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए आपने गूगल का इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट वी हैव अच्छा लास्ट में जो है ना वो हमारे पास इस ग्रुप के बारे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि सर की जितनी भी एनर्जी होती है, जो भी मोटिवेशन होती है, वो लीडर होता है। इवन इफ इट इज़ इन होम, इफ इट इज़ इन क्लास, तो वो ट्रांसलेट होती है। तो इस ग्रुप से हमें जुड़े रहने का होता है। बाकी ग्रुप्स में हम ये होता है कि यार 2-3 लेक्चर्स लिए बोर हो गए, छोड़ देते हैं। तो इस ग्रुप से इतना फ़ायदा होता है एटलीस्ट कि यू स्टे कमिटेड, यू स्टे इन टच। शुगल में हो जाता है। जितना आप 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी शुरू में। आपको इस चीज़ से ये जो फन होता है, जो एलिमेंट होता है, जो मोटिवेशन होती है, उसके साथ आप कनेक्टेड रहेंगे। लास्ट 2 वीक्स में आपको अपनी नर्व्स पे काबू करना है। वहाँ पे आपको शायद फन नहीं होगा, वहाँ पे आपको पेन लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा और रिटेन करना पड़ेगा। बाकी रिटन फॉर्म में मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँ सारी चीज़ों को। और मैडम ने बहुत सारी चीज़ें जो बताई हैं कि पर्सनलाइज स्केड्यूल बनाना है, कोई बंदा जॉब के साथ कर रहा है, ठीक है, वो शायद हमारी सारी बातों को फॉलो नहीं कर सकेगा। उसको अपना डिवाइस करना है स्केड्यूल। कोई बंदा फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहा है, उसको गोल्ड मेडल लेना है, ठीक है, वो भी अपने तरीके से करेगा, ठीक है। वो हमारी चीज़ों को सिर्फ जो हम सारे बच्चों को पास करने के लिए गाइड करते हैं, वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा। कोई बंदा है जिसको बहुत अच्छा करना है, ठीक है, उसको अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, आगे भी जाना है, तो उसके लिए ये, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप MRC करते हैं, अगर आप साइकियाट्री में आगे जाते हैं, तो हर जगह आपको काम आएंगी। अगर आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है तो ये चीज़ें आपको वैसे भी हेल्प कर देंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपनी अच्छी बेस बनानी है तो जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, जितना गुड़ डालेंगे, उतना ही मीठा होगा। जितनी अच्छी स्टैंडर्ड बुक से करेंगे, जितने अच्छे तरीके से करेंगे, दैट वुड बेनिफिट यू। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर राबिया, थैंक यू सो मच। मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा जो मई अटेम्प्ट था उसमें डॉक्टर राबिया ने अपना साइकेट्री का एग्ज़ाम क्लियर किया था। पहले ये बात मैंने नहीं बताई। तो एक ही स्टूडेंट था हमारे पास साइकेट्री का, और वो 100% जो है ना वो रिजल्ट आया था साइकेट्री का। तो कहते हैं ना एक से भले दो। तो इस बार जो है हमारे पास 7 स्टूडेंट्स थे, तो ऑलमोस्ट हमारा 90% रिजल्ट आया। डॉक्टर राबिया ने उन सबको जो है वो साइकेट्री के ग्रुप में गाइड किया, पढ़ाया, और उन पर इतनी मेहनत की कि सारे क्लियर हो गए, ठीक है। जस्ट एक स्टूडेंट रहे, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा। सो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर राबिया का कि उन्होंने जो है वो अपने जो उन्होंने स्ट्रगल की थी, साइकेट्री की बहुत कम जो है वो गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कम गाइडलाइंस के बावजूद जो है जितने हमारे पास स्टूडेंट थे, जितने हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े, सबको जो है वो बेहतरीन गाइडेंस दी और वो सारे क्लियर माशाल्लाह कर गए। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह खैर। एक चीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सारे लोग एक वेबिनार में बैठे हुए हैं। जब भी आप किसी जगह पे आई नो, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इधर जितने भी लोग हैं सबका टाइम इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग हैं इधर सबका टाइम इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें। मैंने एक ये अपनी तरह का एक मुनफरिद जो है वो वेबिनार रखा है, जिसमें हर स्पेशलिटी के बारे में डिस्कशन हो रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, अगर आप लोगों का थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई इशू नहीं है। हमें इधर अगर एक भी बंदा साइकेट्री का बैठा हुआ है और उसको इस गाइडलाइन से फायदा हो जाएगा, तो हमें उनके लिए वेट करना चाहिए यार, ठीक है। प्लीज आप सब की जो स्पेशलिटी है वो सारी डिस्कस होंगी, और इसमें आपका भी एक फायदा है। सही है, हम पाकिस्तानी अवाम है ना, तो हमें थोड़ा सा फायदा भी देखना होता है। आपका फायदा ये है कि आपको हर एक स्पेशलिटी की कोई ना कोई बात जब नजर आ रही है, तो उसमें कोई अपने से आप रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, ऑल्दो ये साइकेट्री को गाइड कर रही थी, कि यार जो रिकॉल्स होते हैं उससे डिफरेंट स्टेम्स आती हैं पेपर के अंदर। सो ये चीज आप लोग पॉजिटिव लें ना। आप लोग ये ना सोचिए अच्छा रेडियो आएगा तो मैं रेडियो के बारे में सुनूंगा। ओ भाई, ये भी तो पेपर के बारे में बता रहे हैं, सही है। अभी सिर्फ हमने ऑप्थोलॉजी के बारे में डिस्कस किया और साइकेट्री के बारे में डिस्कस किया, तो चीजों को सुनते जाएं। एट द एंड ऑफ द डे ये वाला जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, सही है। सो जस्ट वेट और सुनते जाएं। इट्स जस्ट ए क्लास फॉर गाइडेंस के हाउ टू अप्लाई योर नॉलेज, हाउ टू गो फॉर FCPS एग्जाम, और आपने उसमें क्या क्या जो है वो चीजें करनी है, ठीक है। ओके जी। अब जनाब डॉक्टर किंजा, थैंक यू सो मच, आपने जो है वो टाइम दे दिया डॉक्टर राबिया को, बिकॉज शी हैड टू गो। सो प्लीज डॉक्टर किंजा आप कंटिन्यू करें मेडिसिन का। जी जी।
देखिए मेरा ये था कि मतलब मैं अपनी स्टोरी थोड़ी-सी बता रही थी कि बहुत मुश्किल था कि मतलब मेरे लिए कि घर में रह के मतलब इतना ज़ाहिर-सी बात है कोर्स बहुत ज़्यादा होता है और कवर करना मेडिसिन के लिए। तो मैंने जो है वो बीआरएस से स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वही बात है कि जब आप खुद पढ़ते हो तो इतना ज़्यादा रिटेन नहीं रहता आपको चीज़ें। तो इसलिए कि मुझे पढ़ तो मैं रही थी, लेकिन तब तक मुझे रिकॉल नहीं रह रही थी। फिर उसके बाद जो है मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा कि माइनर्स की जो है वो क्लासेस हो रही हैं। एक ग्रुप है डॉक्टर हमजा, डॉक्टर ताहिरा का, तो आप वो देख लो अगर तुमसे कवर नहीं हो रहा, क्योंकि लाइफ में चल रहे थे, घर में बहुत प्रॉब्लम्स थी। मैं सोच रही थी कि नवंबर की तरफ शिफ्ट करूँ, लेकिन मुझे ये भी था कि मैं इसी टाइम को यूटिलाइज़ करके मतलब एक अच्छा-सा अटेम्प्ट दे दूँ। तो फिर उस वक़्त मैंने डॉक्टर हमजा का ग्रुप जॉइन किया। मतलब मुझसे ना स्टडी की स्ट्रैटेजी नहीं बन रही थी कि मतलब क्या किसको पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए। इन्होंने मतलब इतना अच्छा गाइडलाइन किया कि मतलब बहुत ही बेहतरीन। उस वक़्त हमने माइनर से स्टार्ट किया, मैं बिल्कुल लास्ट ग्रुप सेशन वाले इनके ग्रुप में थी। सबसे पहले इन्होंने हमें माइनर्स करवाए। अब हमें ये होता है कि मेडिसिन के लिए माइनर कहते हैं कि माइनर्स इम्पोर्टेंट नहीं, सिस्टम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर हमें ये सोचना चाहिए कि पेपर 1 सबका सेम आता है। उसमें जो है माइनर्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने के सिस्टम्स। हमने जो है बेहतरीन तरीके से करना है। अब जैसे माइनर्स में हमें जो सर के लेक्चर्स हैं, सर ने मतलब रफ़ी, डबल ए और ये मतलब एसकेज़ जितनी भी थी कंपाइल करके इन्होंने एक मतलब निमोनिक्स जो इनके थे बेहतरीन तरीके के, वो इन्होंने कंपाइल करके अपने लेक्चर्स में दिए हुए थे। उसके बाद हमारी जो है वो डबल ए की क्लास होती थी। मतलब बहुत अच्छे से कंपाइल करके उन 12 दिनों में जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि माइनर्स कवर हो जाएँगे। मतलब वो माइनर्स इतने अच्छे से कवर हुए कि लास्ट में सिर्फ़ हमें जब रिवाइज़ करवाया गया तो हमें लगा कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था हमने। ये बात। देखिए पेपर 1 तो सबका सेम होता है, लेकिन पेपर 1 में ये है कि हमें एसकेज़ अपनी अच्छी करनी है, रफ़ी बहुत अच्छे से करनी है और जो है वो डबल ए के एमसीक्यूज़। डबल ए जो है वो बहुत से लोग कहते हैं डबल ए ना भी करो तो हो जाता है। लेकिन रफ़ी में जो है वो ये है कि मतलब वो वन लाइनर्स होते हैं और बाकी ऑप्शंस का हमें आइडिया नहीं होता। तो ज़्यादा सीपीएस के हमारे साथ क्या खेलते हैं, सीक्वेंस खेलता है। मतलब सीक्वेंस क्योंकि प्रेफ़रेंस होता है हर चीज़ का। तो इसलिए सबसे पहले तो मेडिसिन के हवाले से पेपर 1 तो सबका सेम आता है। पेपर 2 जो है आपने सिस्टम पे फ़ोकस ज़्यादा रखना है, क्योंकि इस बार जो पेपर आया है ना, सबको पेपर 2 में ज़्यादा टफ लगा है। कॉन्सेप्ट वाइज़ था, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था। लेकिन ये है कि जब आप बीआरएस से ये सर, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी पहले आप सर के जो है वो लेक्चर सिस्टम्स के सुनें, उसमें पूरी ए टू ज़ी आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे। फिर आप जब बीआरएस पढ़ेंगे तो आप जो टाइम आप 4 घंटों में एक टॉपिक पढ़ते हैं तो आपने 1 घंटे में पढ़ लेना है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात ये है कि फर्स्ट एड भी आपको करवाई जाएगी और फर्स्ट एड तो कुछ लोग कहते हैं कि ना पढ़ो रिटेन नहीं रहता। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ना पढ़ें, आप ज़रूर देखें, लेकिन एट द एंड आपको ये ना हो कि मैंने फर्स्ट एड नहीं टच की। फर्स्ट एड से भी आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर डॉक्टर अमान ने गाइड किया था कि मतलब वो तो जी सर, आवाज़ नहीं आ रही? जी, अब आ रही है, हेलो? बीच में कट रही थी आवाज़, कट रही थी। अच्छा, अच्छा। कंटिन्यू ठीक करें, है, पेपर सिस्टम वाइज़ पेपर में 2 के देखिए बारे में हाँ, बताएँ। फर्स्ट एड से आपने लाज़मी देखना है, जो लेक्चर्स होते हैं बाकायदा ऑनलाइन उनको आपने लाज़मी लेना है, ठीक है? अगर आप सेल्फ स्टडी आप बेहतर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए साथ-साथ, क्योंकि मुझसे जो है वो सेल्फ स्टडी बहुत मुश्किल से हो पा रही थी। इसलिए मैंने जो है वो सिस्टम्स करने के बाद आपने डबल ए के बीसीक्यूज़ को लाज़मी करना है। सर की सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, सर ने हमें प्रोवाइड की थी। आप साथ-साथ खुद भी करते जाएँ, सर का ये था कि साथ-साथ एक बीसीक्यूज़ करवाने का उसके 3-4 तरीके से डिफरेंट तरीके से घुमा के ये एक बीसीक्यूज़ को दे देते हैं। तो हमें अच्छे से जो है वो स्टेम जो होती है वो हमने 3 से 4 बार पढ़ के उसको फिर क्लिक करना है कि कौन-सा ऑप्शन अच्छा है। इस बार जो पेपर आया है पेपर 2 का बहुत टफ था, नो डाउट। लेकिन वही बात है कि सर की एक-एक जो लाइन जो हमें सर ने एक पिकिंग पॉइंट बताया हुआ था कि आपने पढ़ना है 3 से 4 बार। तो वो एक पॉइंट कहीं न कहीं से सर की आवाज़ें दिमाग में आ रही थी कि ये पॉइंट इस किसी को उसको फ़ॉलो कर रहा है। तो वो बहुत इसका फ़ायदा हुआ है, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। ठीक है, आपने स्टेप बहुत अच्छे से पढ़नी है, सिस्टम बहुत अच्छे से करने हैं, डबल ए के बीसीक्यूज़ और उसी दिन अगर हो सके आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया है तो आपने उसकी रफ़ी लाज़मी कर लेनी है। इससे क्या होता है कि आपने जो मतलब बीआरएस पढ़ी, बीआरएस का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया,
उसके बाद आपने फर्स्ट एड कंप्लीट कर ली, उसके बाद अगर आपने डबल ए के बीसीक्यूज कर लिए तो फिर तो बहुत ही बेहतरीन हो गया। अगर डबल ए नहीं भी होता, जितना भी होता, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आप करने की कोशिश करें। मैंने भी, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने डबल ए कंप्लीट की है, लेकिन मुझसे जितना हुआ वो मैंने डबल ए की थी। फिर उसके बाद जो है आपने आ जाना है अपनी रफी पे। रफी को आपने बेहतरीन तरीके से करनी है, ठीक है। ये हमारा हो गया सिस्टम वाइज, आपने ये सारे लेके चलना है। फिर एंड में जो एंड के जो मंथ आता है उसपे जो है एसकेज, हाँ एसकेज की बात करती हूँ मैं। एसकेज जो है हम लोगों ने जो है लास्ट जो 1.5 मंथ था तब से सर ने हमारी एसकेज स्टार्ट कर दी थी। तो एसकेज का ये फायदा होता है, हमारा भले कोर्स कंप्लीट हुआ ना हो, लेकिन आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के एसकेज की वीडियोस जो सर ने शेयर की हुई होती है वो आप करें, क्योंकि उसमें भी सर का यही था कि जो एक बीसीक्यूज है कि वो किस तरह से आता है। आप एक बीसीक्यूज नहीं, आप 6 बीसीक्यूज एक बीसीक्यूज में कर लेते हैं, मतलब इतनी अच्छे तरीके से कि वो आप एक स्टेम रीड करेंगे तो आपके मतलब 6-7 बीसीक्यूज आराम से निकल जाएंगे, ये वाली चीज। फिर उसके बाद देखें आप लोगों ने क्या करना है कि रफी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि रफी कर ली, अब ये साइड पे हो गई, अब एसकेस फॉलो करनी है। नहीं, रफी को आपने रिवीजन लाजमी देनी है, क्योंकि रफी जब जब आप उठाएंगे आपको लगेगा कि थोड़ा न्यू है, थोड़ा न्यू है, आपको हर बार एक न्यू चीज मिलेगी। इसका ये फायदा है कि मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो डॉक्टर ताहिरा, डॉक्टर हमजा की रिकॉर्डिंग्स है रफी की, उनको आपने लाजमी करना है। जो आप रफी की मतलब रिकॉर्डिंग्स आप सुनेंगे ना, आप भले आपको रिटेन नहीं रह रहा सुनने से, लेकिन आप एटलीस्ट सुने। फिर जब उसके बाद आप खुद पढ़ेंगे ना, वो चीजें आपको बहुत माइंड में क्लिक करेंगी और बहुत जल्दी से आपने कवर कर देना। लास्ट में क्या था, लास्ट के 3 डेज रहते थे और मेरे 8 चैप्टर्स रफी के रहते थे, लिटरली मैंने छोड़ दिया। फिर डॉक्टर हमजा की क्लास थी, उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ दो, रफी रिवाइज करो। तो मैंने यही किया, मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने रफी को रिवाइज किया, और ताकि मुझे ये गिल्ट ना हो कि मैंने रफी नहीं की। तो लास्ट डेज में जो है वो आपने रफी को बिल्कुल नहीं छोड़ना। और मैं स्पेशल थैंक्स कहूंगी कि डॉक्टर हमजा और डॉक्टर ताहिरा को, कि उन्होंने हमारी रफी जो है ना 3 से 4 बार रिवाइज, हालांकि मैं लास्ट सेशन की थी, मेरी 4 बार तो रफी रिवाइज हो ही चुकी थी आराम से, बिल्कुल लास्ट तक रफी जो है वो आराम से अच्छी से हो गई थी रिवाइज। और ये भी कहूंगी कि आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जो डॉक्टर हमजा के निमोनिक्स हैं, वो निमोनिक्स तो भाई जादू है, ठीक है, वो आपने लाजमी करने हैं और वो आपने रिवाइज करते रहना है। और उस जो निमोनिक्स हैं वो सर ने निमोनिक्स ऐसे रट्टे वाले नहीं बनाए हुए, पहले सर आपको कॉन्सेप्ट देंगे, वो कॉन्सेप्ट भी आपने जो है वो रिटेन रखने हैं। कॉन्सेप्ट सर के बहुत बेहतरीन है, मुझे अभी तक याद है जो सर ने रिस्पिरेटरी और नफरों में जो हमें जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो हमें बहुत हेल्प हुई है पेपर में। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे बेस्ट थिंग है, उसके बाद जो है वो हमने रट्टे लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने सिस्टम के डबल ए लाजमी करनी है, रफी करनी है, रिसेंट्स करने हैं। और हाँ, एसकेस जो आप करते जाए, रिसेंट एसकेस तो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। मेरी अब सब कह रहे थे कि आप ना ऐसे स्पेशलिटीज जैसे 1 to 15 भी करो, तो मेरा ये था कि मैंने वीडियोस डॉक्टर हमजा की सारी देखी थी, 18, 17, 16, तो ये मैंने मतलब रिकॉर्डिंग से की थी। मैं लिटरली सच बताऊं तो मैंने 1 to 14 नहीं की थी, 15 मैंने की थी। लेकिन वही बात है कि सर ने एक एमसीक्यू को इतने वेज से करवाया हुआ था कि मुझे अगर वो मैंने नहीं की तो उसका मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। अगर टाइम है तो आप प्लीज करें, अगर टाइम नहीं है तो आप अपनी रिविजन्स, अपनी थ्योरी, अपने कॉन्सेप्ट को पहले रखें, क्योंकि जो एसकेज है ये रिकॉल्स होती हैं, इसमें जो है वो कंप्लीट बीसीक्यूज नहीं होता। तो आपने ये भी माइंड में रखना है कि ये रिकॉल्स में आपने पिकिंग पॉइंट्स उठाने हैं कि मतलब इसमें क्या है, और क्योंकि वो 4-5 लाइंस का एक बीसीक्यूज होता है, उसको देख देख के तो घबराना ही नहीं है बिल्कुल आपने, ठीक है। ये सारा था मेरा। और जो एसकेज कर रहे हैं आप मार्क करते जाएं, लास्ट के डेज में आपको ये होगा कि मैंने एसकेस तो कर ली, मैंने 1.5 मंथ से स्टार्ट किया था, अब तो मैं भूल गया। नहीं, भूलता नहीं है बंदा, जब आप मार्क कर लेते हैं जो आपको याद रह रही थी उस वक्त चीजें आप वो छोड़ दें, जब आपने मार्क करनी है वो लास्ट में जब आप रिवाइज करेंगे वो आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन अब जो आपकी रिवीजन होगी ना मार्क वाली, वो आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। अब ये टाइम बहुत कम लगता है कि मतलब आपने जो मार्क की हुई चीजें हैं सिर्फ वो रिवाइज करनी है। मैंने तो यही किया था कि लास्ट में बिल्कुल मार्क की जो चीजें वो मैंने रिवाइज की थी, ठीक है। और ये था। और पेपर के लिहाज से मैं कहूंगी कि जल्दबाजी नहीं करनी। हमारी जब हमारा सीपीएससी का था टेस्ट, तो काफी बच्चे मतलब विद इन 1 आवर ही सब ने मतलब हॉल लीव कर दिया था, और मैं एंड में मैं सोच रही थी क्या मैंने ज्यादा टाइम लगाया। नहीं, देखिए आपने अपना टाइम पूरा लेना है,
क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। हमें डॉक्टर हमजा ने यही सिखाया था कि मतलब आप अपना टाइम पूरा लें, समझे चीज़ों को, कोई जल्दी नहीं है, वही एक दिन है, सब कुछ वही है हमारा दिन। तो एक बीसीक्यूज को पढ़ें, उसकी स्टेम को 3 से 4 बार पढ़ें, भले आपको आता भी है या नहीं भी आता, लेकिन आप पढ़ें, आपको चीज़ें रिकॉल करेंगी। अगर फिर भी नहीं करी, आप स्किप करें, आप उस चीज़ को स्किप करें, एंड में छोड़ें, और आप मतलब इस तरह से बीसीक्यूज करते जाएँ। और देखिए 10, 15, 20 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते, ठीक है? वो वहाँ किसी को भी नहीं आएँगे, लेकिन आपने ये नहीं घबराना कि मुझे ही नहीं आ रहा है, वो आपने स्किप करते जाना है। फिर एट द एंड जो है वो आपको वो चीज़ें रिकॉल करती, आप दिन 1 से 2 बार पढ़ेंगी बीसीक्यूज को। आई गेस आप सबको मेडिसिन का बेहतरीन से समझ आ गया होगा कि रॉन्ग टिक कर रहे होते तो आपका करेक्ट ही डॉक्टर होता था, किंजा आपके अगर बीच में आपने ना चेक वॉइस करके जो मतलब है थोड़ा वो सा चली गई कोशिश थी। की है। ठीक है, डेट मीन्स के रिकॉल्स करें, जितने भी पास पेपर्स कर लें वो कम होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को देखना है। सो नट शेल इनकी पूरी बात का ये था, ठीक है। और मैं कोई बात नहीं, जो लीव करना चाहते हैं दे कैन लीव। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको भी मैं नेक्स्ट कहूँ ना, प्लीज़ आप लोगों ने ना पेपर 2 के बारे में स्पेसिफिकली सिर्फ अपनी जो है ना वो गाइडलाइंस देनी है कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो पढ़नी है। आई नो आप सब ने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं कि हमारी स्पेशलिटी क्यों नहीं आ रही। तो एक 2 मिनट में जो आप लोगों की स्पेशलिटी से रिलेटेड बात है ना, प्लीज़ आप लोगों ने वो बता देनी है कि कौन सी बुक पढ़नी है, क्या करना है, कैसे करना है, जस्ट दैट्स इट। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है मैं डॉक्टर बेला को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रेडियोलॉजी के बारे में जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और आपने पेपर 2 के बारे में स्पेसिफिकली बताना है, प्लीज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर हमज़ा। और सबसे पहले मैं सबको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर हमज़ा को हमने बहुत तंग किया है। रात के 10 बजे 2 बजे रात जिस टाइम भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, डॉक्टर हमज़ा डॉक्टर हमज़ा डॉक्टर हमज़ा, एंड डॉक्टर हमज़ा वाज ऑलवेज अवेलेबल। आप कभी भी उनको तंग करें, वो अपनी रूटीन में से टाइम निकालते हैं, वो आपको ज़रूर जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपकी जो है ना, और सबसे पहले जो बात मैं करना चाहूँगी ये है कि आप लोगों ने प्रायोरिटाइज करना है कि हमारी इस टाइम इस 2.5 महीनों में हमारा जो है सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है वो हमारा पेपर है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं जी, सबके घर भी होंगे, कोई मैरिड होगा, किसी के हॉस्पिटल है जी, सबकी जो है वो चल रही होती हैं चीज़ें। तो लेकिन आपने अपने माइंड में ये डे 1 से बात बिठानी है कि हमारा इस टाइम टॉप प्रायोरिटी जो है ना वो हमारा पेपर पास करना है। तो जब आप इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे ना तो आपको आगे फ़ायदा होगा, और आपको जब रिजल्ट्स आएंगे ना फिर आपको पता चलेगा। कि मैं अपनी स्टोरी बता देती हूँ। मेरी सिस्टर है, उसकी पहला बेबी अभी पैदा हुआ है, तो 2 दिन बाद मेरा पेपर था, तो मैंने उस बेबी को 2 दिन बाद जाके देखा है। मैंने कहा मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरा टाइम जो है ना वो हॉस्पिटल में 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। तो आपने जो है ना अपने पेपर को प्रायोरिटाइज करना है। तो रही रेडियो की बात, रेडियो पे मैं बड़ी प्रिसाइज सी बात करूंगी। रेडियो जो है ना आपकी जो पेपर 1 है वो सबके लिए सेम है, वो बाकी डॉक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपने किस तरह से करना है। जो पेपर 2 होता है रेडियो का, वो बेसिकली आपकी एनाटमी पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। एनाटमी के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि जो है आपने सबसे पहले जो है ना वो रफ़ी के साथ जो है ना डबल ए। आपकी एनाटमी के जो रीजन हो गया, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थॉरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, बैक, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये जो मैंने 4 5 6 जो रीजन गिने हैं, ये आपने डबल ए से करने हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो पहले पॉइंट्स भी दिए हुए हैं और उसके बाद जो है ना उन्होंने एमसीक्यूज दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो जब आप पहले डॉक्टर हमजा का लेक्चर ले लेंगे एनाटमी का, जो वो देंगे इंशाल्लाह, तो जब आप वो ले लेंगे उसके साथ जब आप फिर वो पॉइंट्स पढ़ेंगे, वो जो बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं एनाटमी के, और फिर उसके बाद जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो बिलीव मी आपको वो तो आपने इस तरह से चलना है। और साथ साथ अगर आप अपर लिम्ब जो है वो डबल
से कवर कर रहे हैं तो उसी दिन आपने जो है अपर लिम अपनी रफी से भी कंप्लीट करनी है, साथ साथ लेके चलने हैं आपने सिस्टम्स को। ये ना हो कि इधर से आपने एक चीज स्टार्ट की हुई है उधर से दूसरी नहीं, आपने जो है ना इस तरह से अपना शेड्यूल बनाना है कि आपने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो अपने सिस्टम्स कवर करने हैं, और सेकंड टाइम जो है ना आपने अपनी एनाटॉमी साथ साथ लेके चलनी है, पहले दिन से लेके चलनी है। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए मैं कहूंगी कि जो है वो एसके रेडियोलॉजी, जो रेडियोलॉजी रिलेटेड एसके रेडियोलॉजी आपने पहले दिन से करनी है। आपने डेली का अपना टारगेट बनाना है कि मैंने डेली 2 पेपर जो है वो एसके रेडियोलॉजी के हर हाल में करने हैं सॉल्व, ठीक है। और एसके रेडियोलॉजी को सॉल्व करने का ये तरीका है कि आपने जो है वो रिसेंट से वो पुराने पेपर्स की तरफ जाना है, ये अप्रोच रखनी है। मतलब आपने किताब जो है ना वो उलट पढ़नी है, जो रिसेंट पेपर्स हैं वो पहले करने हैं और फिर आपने बाद में करनी है। तो उसकी जितनी भी गोल्डन फाइल्स हैं, गोल्डन फाइल 2 से लेके गोल्डन फाइल आई गेस 10 तक हैं, 12 तक हैं, तो वो आपने बहुत अच्छे से करनी है। तो उसके बाद आपने जो है वो, मैंने तो खैर हर पेपर में से जो मुझे मुश्किल पॉइंट्स लग रहे थे वो मैं लिखती गई थी एक एक पेज पे। तो मेरे पास हर पेपर के ना मेरे पास 6 से 7 या 8 पॉइंट्स होते थे जो मुझे मुश्किल लग रहे होते थे और मैंने नोट किए हुए थे। तो एट द एंड मुझे पूरी एसके रेडियोलॉजी नहीं उठानी पड़ी, मेरे पास 3 से 4 पेजेस थे जो मैक्सिमम 20 से 30 मिनट्स में जो है ना वो पूरी एसके रेडियोलॉजी रिवाइज हो रही थी, जो पॉइंट्स मुझे नहीं आ रहे थे। तो आपने भी इसी तरह से करना है कि आपने जो एसके रेडियोलॉजी है अपनी, उसमें जो आपको मुश्किल लग रहा है या जो समझ नहीं आ रहा है, जिस कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने वो चीज़ें नोट डाउन करते जाना है और आखिर में उसी को रिवाइज करना है। क्योंकि आप एक चीज़ जो आपको आती है आप उसको बार बार रिवाइज करें तो मुझे तो लगता है कि वो टाइम वेस्ट है। इससे बेहतर है आप वो चीज़ कर लें जिसपे आप वीक हैं। और जो है रेडियोलॉजी का पेपर जो मैंने दिया मेरी 3rd अटेम्प्ट थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है वो पास कराया। तो आपने माइनर्स जो है ना वो नहीं छोड़ने रेडियोलॉजी में, माइनर्स आपने बहुत अच्छे से करने हैं, माइनर्स पे आपने ग्रिप बनानी है। डॉक्टर हमजा के बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं माइनर्स पे। और मजे की बात है कि माइनर्स के जो हैं लास्ट टाइम में जब रिवीजन नहीं हो रही होती तो डॉक्टर हमजा के वो 15-15 20-20 मिनट्स की वीडियोस हैं, उसमें आपके जो है ना टोटल कोई मेरे ख्याल में 2 घंटे में सारे माइनर्स जो हैं वो रिवाइज हो जाते हैं। तो इस तरह से, और अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी वो आपने पहले दिन से बनानी है। आखिर में ना कंपाइल अप सारी चीजें वो पाइल अप हो जाती हैं और रिवीजन नहीं हो रही, तो इस तरह नहीं करना। आप जो चीज पढ़ रहे हैं आपने नेक्स्ट डे पहले एक बर्ड आई व्यू देनी है कि मैंने कल क्या पढ़ा था, और फिर नेक्स्ट फिर शुरू करना है। तो इस तरह से जब आप करेंगे ना तो आपके लिए ठीक होगा। और आपने एसके सीरीज जो है ना वो सारी करनी है, रिसेंट वाली के तो सारे पेपर करने हैं। जैसे एसके 18 रिसेंट में आई थी तो उसमें हमने जो है वो मेडिसिन के पेपर्स भी बड़े अच्छे से किए और सर्जरी के भी किए, रेडियो के भी किए, गायनी के भी किए। डॉक्टर हमजा ने एसके 18 बहुत अच्छे से करवाई, फिर डॉक्टर ताहिरा ने एसके 16 बहुत अच्छे से करवाई, एसके 17 बहुत अच्छे से करवाई। तो एसके अपने एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस के लिए आपने एसके सीरीज रखनी है और उसके साथ साथ अपने रफ़ी और डबल ए, ये मेरी अप्रोच तो यही थी। और यहीं पे मैं सम अप करूंगी, किसी के को क्वेश्चंस होंगे मेरे पास जो है वो नोट्स भी बने हुए हैं, कोई मुझे इनबॉक्स करेगा तो मैं नोट्स भी अवेलेबल कर दूंगी जो मुझे मुश्किल लगते हैं, जब मैंने छोटे छोटे वो स्टिकी नोट्स बनाए हुए थे हर चैप्टर के। तो आपने इस तरह से करना है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर बेला, जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। मैं थोड़ा सा इसमें ना कुछ एडिशन करना चाहूँगा कि जो रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी में आप लोगों की एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सही है, एनाटॉमी के लिए आप स्नेल्स पढ़ सकते हो, स्नेल्स के अलावा एमएनएस पढ़ सकते हो, कोई भी थ्योरी बुक पढ़ सकते हो, फास्ट एड पढ़ सकते हो, फास्ट एड पे नेटर्स की डायग्राम बनी है। तो एनाटॉमी को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयार करना रेडियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा रेडियो में आप लोगों ने एक और चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आप लोगों की जनरल पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन तो आ रहे होते हैं, एम्ब्रियोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। सही है, अब ये जो 3 चीज़ें मैंने बोली हैं ये रेडियो के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिस्टम्स थोड़े से लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन वो भी करने होते हैं। अच्छा लगता है कि एंड पे जो वेबिनार है उसमें मुझे खुद ही जो है ना वो एंड वाली चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी कि स्पेशलिटी का ये कर लें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जिन को मैं जो है वो करूं, तो आप सब ने जो है ना, मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा कि मेरी तारीफें करे। सारे लोग सोच रहे हो कि जो बंदा आता है डॉक्टर हमजा की तारीफ करता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार मेरी तारीफ नहीं कर दी। सही है, बच्चों का टाइम बड़ा जरूरी है। तो आप सब ने ना जो है जल्दी से एक सम अप कर देना है कि पेपर 2 में क्या क्या करना है। पेपर 1 का मैं खुद ही कर लूंगा, एसके करनी है, रफी करनी है, उसके अलावा पेपर 2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है और पेपर 2 में जो है वो आप लोगों ने किस तरह से अपनी स्पेशलिटी को लेकर चलना है, बस ये बात करनी है। ठीक है, सो आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर रिफत फॉर सर्जरी, प्लीज डॉक्टर रिफत।
अस्सलाम वालेकुम सर, होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। यार मुझसे इस तरह नहीं होता, आई एम सो सॉरी कि डबल एफ्स में क्या था पेपर 1 पेपर 2, मेरा देखने का नजरिया ही इस पार्ट 1 को एफसीपीएस को कुछ और है। आई एम सो सॉरी अगर मैं किसी से जो है ना मेरी इख्तिलाफ राय हो। यार एक आप जो हैं वो चाहे सर्जरी से हैं चाहे जिस स्पेशलिटी से हैं, हो कि आप टेक होम मैसेज मेरी थोड़ा सी स्पीच से लेके जाओगे। सब लोग हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है और उसी ने आपको एमबीबीएस की डिग्री दिलाई है। अगर आप अपनी नेक नियति रखेंगे और अल्लाह ताला आप में वो डेडिकेशन देगा तो आप जिस भी स्पेशलिटी में हैं आपका जरूर जो है उसमें पास होगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस एकेडमी में रात में डबल ए की क्लास लेती हूँ और मैं बच्चों को यही कहती हूँ, आई एम नॉट स्पेशलिटी स्पेसिफिक। डबल ए में ठीक है आप सबके पास वही किताबें हैं, जो बच्चे रिपीट भी कर रहे हैं सब ने डबल ए की है, रफी करी है, ठीक है, और जो है आपका एमएनएस करा होगा, सबने एनाटमी करी, सबने जो है बार बार हमें सर्जरी के बारे में क्या ही बताऊं कि आपने एनाटमी करनी है, फिर भी क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हम डेडिकेशन को लैग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। थोड़ा जल्दी बात करूंगी क्योंकि आप सबका टाइम क्लियर है, सॉरी मतलब कि कम है आपके पास। मुझे अल्लाह ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक ऐसे इंसान से मिलवा दिया जिनका नाम डॉक्टर हमजा है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस पर्सन एज माय मेंटर। ठीक है, मैं जितना शुक्र करूं इस इंसान के बारे में वो कम है। मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइक वो हाथ पकड़ के चलवाते हैं ना, ये करना है ये करना है, आपने इसको फॉलो करना है। मैंने कहा ठीक है जी। यार अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको टेंशन होनी चाहिए, मेरा ये खत्म नहीं हुआ, मेरा ये खत्म नहीं हुआ, मेरा ये खत्म नहीं हुआ। नहीं भाई, मैं तो एक एकेडमी में चल रही थी। डॉक्टर हमजा ने अगर हेड एंड नेक कराना है तो मुझे ट्रस्ट है इस इंसान पे कि ये मुझे करवाएगा ही, मेरी थ्योरी करवाएगा ही। मेरे एमसीक्यू है, मैंने अपने आप को 3 महीने के लिए इस एकेडमी के सपोर्ट कर दिया। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन भाई, ठीक है। पहले तो मैं आप सबको क्लियर कर दूं, मुझे नहीं पता आप सब हमारी एकेडमी में हैं या नहीं है, लेकिन अगर आप लोग पास करना चाहते हैं तो 3 महीने के लिए खुद को इस एकेडमी को दे दो। आपकी स्पेशलिटी के मुताबिक, आपकी रिस्पेक्टिव स्पेशलिटी के मुताबिक ये एकेडमी आपको तैयारी करवाएगी। सर्जरी की बात करूं तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं तो बड़ी बाउंड्रियां तैयार करके गई थी, ठीक है, मैं तो इंग्वाइनल कैनाल रट के गई थी, मैं तो सब सार्टोरियल रट के गई थी, तो मैं तो अपर लिम्ब रट के गई थी, तो लोअर लिम्ब रट के गई थी, लेकिन मेरे एग्जाम में ज्यादा माइक्रो आई, तो मैं क्यों जो है वो पेपर 2 के बारे में सिर्फ बताऊं? ठीक है, तो बच्चों ऐसे नहीं करना, सब ने सब पढ़ के जाना। यू आर नॉट अ गायनिकोलॉजिस्ट फिलहाल, यू आर नॉट अ सर्जन फिलहाल, इंशाल्लाह कल आपको अल्लाह बनाएगा, लेकिन अभी आप सब एमबीबीएस के लेवल पे हो। पार्ट 1 वाले को ये बात पता है, उसने आप सबकी बेसिक चेक करना है। डबल ए रट के जाओ। मैं रात को बच्चों को जब डबल ए कराती हूँ, मेरा पहली क्लास का रूल होता है कि हाथ में पेपर और पेन हो, जो आपको चीजें बताई जा रही हैं वो हो। मैंने एग्जाम पहली अटेम्प्ट में पास किया ओनली बिकॉज ऑफ अ रीजन दैट आई डिड मल्टीपल रिविजन्स। क्वांटिटी पे जाओ, सॉरी क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी ऑफ वर्क पे जाओ। ये भी पढ़ना है तो ये भी पढ़ना है, इतने आप चादर से पांव फैला देते हैं, आपसे रिवीजन ही नहीं होती। कम पढ़ो। कम में क्या होता है? कम में ये होता है कि मैंने फर्स्ट 2 मंथ में डबल ए वो क्या कहते हैं एमएनएस पढ़ी, ठीक है, डॉक्टर हमजा जैसे जैसे पढ़ाते थे मैंने वो करी। अगर मैं बोलूं कि मैंने सर्जरी में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है और मेरे घर में न्यूरो एनाटमी की किताब ही नहीं है तो ये बात सच है। मेरे मोबाइल में पीडीएफ ही नहीं है न्यूरो एनाटमी का भाई, क्योंकि जो डॉक्टर हमजा के वो 5 लेक्चर थे ना, उनके डॉक्टर बिलाल के होते थे, या जो जो भी अभी आपको एनाटमी कराएगा वो इतनी कंप्लीट कराएगा, यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी अदर बुक, यू हैव टू जस्ट फॉलो दोज थिंग्स। अपने आप को इस एकेडमी के सपोर्ट कर दो। जो ये करवा रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड ही करवा रहे हैं। एग्जाम फिर एट द एंड उसने आपको ये नहीं कहना राइट अ नोट ऑन द लोअर लिम्ब, उसने आपसे पूछना है कि भाई किस तरीके से ये वाला एमसीक्यू करना है। तो हम आपको या ये लोगों ने क्या कराया, एग्जाम को किस तरह ऑप्शन को पिक करना है। डॉक्टर हमजा, डॉक्टर ताहिरा पूरी रात के 2 बजे तक हमें लेके बैठी रहती थी, एसके कराती रहती थी। अब मैं आगे चलती हूँ, एसके 16 को फिंगर टिप्स पे किया। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि ये वाला सवाल रेडियो में था, ये सवाल सर्जरी में था, ये गायनी में था। मैंने 16 पूरी रट्टी, बार बार रिविजन्स करे, बार बार रिविजन्स करे। 17 1 2 वॉल्यूम रट्टा, 18 रट्टा। कभी ये नहीं बोला कि जी मैंने और अपनी एसके स्पेशलिटी रट्टी 1 से 13। मैं बहुत ही सपोर्ट करती हूँ एसके को, उसके बगैर पेपर नहीं निकल सकता। एसके और डबल ए, ठीक है, आपको पेपर पास कराते हैं। डबल ए के शुरू में जो 2-3 पेजेस होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्नेल्स को बैठ के रटना नहीं शुरू कर देना, उसने आपसे कोई नोट लिखवाना, उसने आपसे ये देखना है कि बच्चे को एमसीक्यू करने का क्या तरीका है। आई एम सॉरी सर, एक और बात बताना चाहूंगी, ठीक है,
अगर मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं एक सर से रिक्वेस्ट करूंगी, जब आपके पेपर होने लगे होंगे तो भी हम आपको बताएंगे पेपर करना कैसे है। खुद को आपने अल्लाह के सपुर्द कर देना है। मैं सुबह फजर के बाद से लेके रात के 12-1 बजे तक मुसलसल पढ़ती रहती थी। ठीक है, अल्लाह ने मुझे थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गया, मेरी आई में एक इन्फेक्शन हो गया। मैं ये सब स्पेशलिटीज को बता रही हूँ। मेरे से आंख खोली नहीं जाती थी, मेरी आंख में से कॉन्टिन्यूसली डिस्चार्ज होता रहता था। मैं अपनी आंख पे हाथ रख के पढ़ती होती थी। ठीक है, लेकिन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। वो अल्लाह देखना चाहता था मैं इसको सर्जन बना रहा हूँ, इसका लेवल भी है कि नहीं है। मैंने फिर अल्लाह को भी ये बताया कि नहीं, प्लीज गिव मी दैट, आई एम एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है, ये लेवल ऑफ डेडिकेशन कर लो। मुझे नहीं पता तुम आई से हो, मुझे नहीं पता तुम सर्जरी से हो, मुझे नहीं पता तुम मेडिसिन से हो। लेवल ऑफ डेडिकेशन तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम एग्जामिनेशन निकाल जाओगे, तुम पास हो जाओगे। वही AA पढ़नी है, वही MNS पढ़नी है। ठीक है, प्लीज मैं नहीं हूँ एग्जाम्स जो है ना स्पेसिफिक, अदा ना करे मुझे इसके बाद डॉक्टर हमजा से डांट पड़े, लेकिन प्लीज आई वांट टू टेल यू, ताला पता नहीं क्या कर रही हूँ, बस मेरी इज्जत रखना। एक दुआ थी, मेरी इज्जत रखना, और अल्लाह ने रखी, और आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ। अल्लाह से हर चीज में मदद मांगो भाई, वो पास कराएगा। मेरा तो 0.5 पे रह गया, मेरा तो 0.1 पे रह गया। नहीं भाई, अल्लाह ने देना है ना, देगा। तुमने अपनी मेहनत नहीं छोड़नी। मैं अभी भी AA जब रात में कराती हूँ, बच्चों को कहती हूँ आपने सोना पास होके सोने का इतना मजा आता है कि बस आप सोच नहीं सकते। वो अलग बात है कि मैं पेपर पास करने के बाद 2 दिन नहीं सोई, मतलब खुशी के मारे। ठीक है, तो प्लीज वो लेवल ऑफ डेडिकेशन ले आओ। और एक आखिरी बात डॉक्टर हमजा, सॉरी उसके बाद बस मैं जा रही हूँ, कि सर का पहला लेक्चर था और सर ने, पता नहीं सर को बात याद है या नहीं, सर ने बोला था कि आई एम शेयरिंग द लेक्चर, ग्रुप में था, और कहते हैं कि मुझे कोई क्लास के बाहर नजर ना आए। भाई दुनिया में 3 लोग हैं, एक है ना, मतलब 2 है मेरे माँ बाप, और एक तीसरा बंदा जिससे मैं डरती हूँ, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, वो डॉक्टर हमजा। ये बात मेरे पेरेंट्स आर सिटिंग विद मी। इन्होंने बोला मुझे कोई क्लास के बाहर नजर ना आए। कौन सा ये इंसान यार मेरे घर आके चेक करने वाले थे। लेकिन वो दिन था, आज का दिन है, मैंने कोई लेक्चर मिस नहीं किया उसके बाद। मतलब आपने सारे लेक्चर्स लेने हैं, आधा मैं तो मतलब जो मुझे पसंद आ रहा है फ्रूट, मैं बस वो खाऊंगी, और बाकी मैं इस एकेडमी का नहीं खाऊंगी। इस तरह पेपर पास नहीं होते। जो इनके मुताबिक चलना है, तो जो ये करा रहे हैं दैट इज कंप्लीट। सो फॉलो ईच एंड एवरीथिंग दैट इज गिवन बाय दिस एकेडमी। थैंक यू सो मच। होप टेक होम मैसेज हर स्पेशलिटी वालों को मिला होगा। ठीक है, और अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माय साइड। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिफत। आपने दिस वाज मोर ऑफ ए मोटिवेशन रेदर देन स्पेशलिटी डिस्कशन, लेकिन पता था आपने इसके जिस बाद तरह यही से मुझे बताया सुनने है, को मिलेगा। आई होप सबको मोटिवेशन मिली होगी। ठीक है, और बहरहाल द थिंग इज के लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मैंने ना चीज़ों को खुद मैं थोड़ा सा 1-2 स्पेशलिटीज़ को ना मैं खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ इन जस्ट 2 to 3 मिनट्स, ताकि जो लोग बहुत बेसब्री से अपनी अपनी स्पेशलिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन लोगों का वो टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो मैं ना जल्दी से, जो मुझे स्टूडेंट्स ने ही भेजा हुआ है, मतलब ऐसे नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है वो मैं खुद ही शेयर कर देता हूँ। सर सॉरी, जब तक बात करते हैं दूसरा बहुत बेसब्रे होते हैं। जितनी भी डिस्कशन होती है, ये अगर किसी और से रेलेवेंट भी है, आई एम फ्रॉम साइकेट्री, अभी मैं बाकी लोगों का भी सुन रही हूँ, और क्रक्स सेम है सबका, डेडिकेशन यही चाहिए है। अभी हमारे ग्रुप में कुछ मैसेज आ रहे हैं, यार मैं इतना पढ़ के गया था, मेरा रह गया है, इतना पढ़ के गया था, रह गया है। अब जब हम उनको गाइड कर रहे होते हैं, या ग्रुप में डॉक्टर मंसूर की इतनी अच्छी गाइडलाइंस पढ़ी हुई हैं, तो वो लोग ना उसको वही वाली बात है कि मैं अपनी मर्जी का खाऊंगा, बाकी छोड़ दूंगा। अभी फॉर एग्जांपल मैडम ने आपका हर चीज फॉलो की, आई वाज नॉट एबल टू डू दैट, यू नो माय सिचुएशन, कि मेरा यहाँ पे इंटरनेट का क्या मामला थे, मैंने कैसे आपकी वीडियोस डाउनलोड करके और उसका पेड सेशन लेके किया था। और आफ्टर दैट आपके बाद जब मुझे मेरे पास कभी कभार इशू आता था, या मैंने, क्योंकि वो आपको पता है कि आपने मुझे ईमेल में सेंड की हुई थी वीडियोस, एंड आई वाज नॉट समटाइम्स एबल टू सेव देम ऑफलाइन, तो मैंने दूसरी एकेडमीज के दूसरी चीजों के लेक्चर्स, बाकी जो जनरल लेक्चर्स हैं वो भी यूज किए। जब मेरे पास अगर कोई चीज कहीं पे डेफिशिएंसी आ जाती थी कि यार आपकी एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको मैं सेव नहीं कर पा रही हूँ, या समटाइम्स मुझे ड्यूटी पे चाहिए, या मुझे किचन में चाहिए, वहां पे नेट नहीं आ रहा है, तो मैं किसी की सेव्ड वीडियो देख लूँ। मैंने डॉक्टर थी कि लेक्चर वहां से भी, एंड यू वर सो काइंड कि आपने डॉक्टर तायरा से ये कहा कि आप जो है अलग से इनका लेक्चर्स भी ले लें अगर पॉसिबिलिटी है तो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने जो है वो बेसिकली सम अप कर दिया जो चीज़ें मैं करना चाह रहा था। तो मैं अब आप लोगों को, जिस तरह अभी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि FCPS एग्ज़ाम है क्या, 2-3-4 लोगों के डिस्कशन सुन के, और ये कोई भी ऐसे बंदे नहीं है जिनको मैंने सिखा के बिठाया हुआ है कि यार ये करना है, ये करना है। बहरहाल मैं अब अभी जल्दी से पैथोलॉजी की जो है वो गाइडलाइन शेयर कर देता हूँ। ये डॉक्टर अरीबा ने मेरे साथ जो है वो शेयर की हैं, सही है।
मैं अभी जस्ट गिव मी 2 to 3 मिनट्स, जिस तरह मैं करता होता हूँ, तो मैं गायनी, पैथोलॉजी और डेंटिस्ट्री इन तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट गिव मी 2 to 3 मिनट्स, सही है। अच्छा, पैथो वालों ने क्या करना है, पैथो में 2 पेपर्स होते हैं, तो पेपर 1 तो मिक्स ही आता है, रफ़ी, रीसेंट, एसके, डबल ए, जस्ट गिव ए क्विक रिवीजन अगेन एंड अगेन। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, डॉक्टर अरीबा के हैं, जिनका भी पैथोलॉजी में क्लियर हुआ है। पेपर 2 कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है और उसमें रट्टा भी आपको चाहिए होता है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें इंपॉर्टेंट सिस्टम पैथो के हिसाब से कौन से हैं, हीमाटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इंपॉर्टेंट है, रीनल इंपॉर्टेंट है, जनरल पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है। यानी पैथो में पैथो वाला पोर्शन जी पैथ, माइक्रो, और साथ हीमाटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और रीनल, ठीक है। और रेस्पिरेटरी में कार्सिनोमास वगैरह वो आते हैं। आपने इनके परफेक्ट जो है ना A to Z कॉन्सेप्ट्स आपके होने चाहिए। उसके बाद आपकी आ जाती है कॉन्सेप्ट्स के बाद उनकी कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन, तो आपने अप्लाई किस पे करना है, एसके पैथोलॉजी पे, सही है। इसको 2 या 3 रिवीजन्स मिनिमम जो है वो आप लोगों ने देनी है, और एसके पैथोलॉजी के एमसीक्यूज आप लोगों को रट्टे होने चाहिए, ठीक है। और पैथोलॉजी के पास पेपर्स करने हैं बार बार। डॉक्टर साहिबा ने जो है वो 5 टाइम्स किए थे पैथो के पास पेपर्स, और पेपर 1 मिक्स होगा, पेपर 2 जो है वो प्योरली पैथोलॉजी बेस्ड होता है। और जब तक आप पैथो के पास पेपर्स नहीं करेंगे, यू कांट क्लियर दैट एग्जाम, क्लियर कट बात है। लास्ट टाइम भी इनका बहुत अच्छी इनके कॉन्सेप्ट्स थे, इन्होंने आगा खान की रेजिडेंसी का एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया था, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के साथ पेपर क्लियर नहीं हुआ जब तक इन्होंने एमसीक्यूज को रट्टाफाई नहीं किया। क्लियर, ओके। पैथो की इतनी सी बात थी जो हमारी हो गई। अब मैं बात करूंगा डेंटिस्ट्री की, जो मेरे साथ डॉक्टर अरीशा ने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस रिगार्डिंग डेंटिस्ट्री। तो मैं एग्जैक्टली वही बातें बोल रहा हूँ जो उन्होंने मुझे सेंड की हैं, क्योंकि मैं क्विक सम अप करना चाह रहा हूँ। अच्छा, डेंटिस्ट्री में पेपर 1 जो है वो मिक्स होगा, सबका कॉमन होता है, इसलिए डेंटिस्ट्री में कॉमन तैयारी जरूरी है। लेकिन अब जनाब आपने क्या करना है, फिजियो के सिस्टम्स भी करने हैं, जनरल पैथोलॉजी भी करनी है, और जो एनाटॉमी है वो लिम्स वगैरह में आपको डिटेल एनाटॉमी में जाने की जरूरत नहीं है, उनमें आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो करनी है, प्लीज सबर प्लीज। पेपर 2 जो होता है वो डेंटल का यूजुअली जो है वो उसमें कुछ ट्रेंड चेंज हो गया, मैक्सिमम फार्मा आई हुई थी, यानी फार्मा डेंटल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मा इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो जिस तरह अभी तक फार्मा की आप लोगों के पास इधर कर सकते हैं, बाकी रफ़ी वगैरह तो हम लोगों ने करवानी है। डेंटल मटेरियल्स के और कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो डेंटल मटेरियल्स के आप लोगों ने अपनी वो जो कॉन्फिडेंट वगैरह है वहाँ से करने हैं, सही। और स्पेशल पैथोलॉजी के भी एमसीक्यूज आते हैं, कुछ सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज इस बार आए हुए थे। जो डेंटल से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं वो ऑलमोस्ट 8 से 10 होते हैं, उस पे आप लोग अपना हार्डली 1 वीक 2 तो डेंटल वाले ये एमलगम वगैरह ये शॉर्ट टॉपिक्स हो जाते हैं। डेंटल वाले जिस चीज़ में लैग कर रहे होते हैं वो है फिजियोलॉजी, ठीक है। अब फिजियोलॉजी को बेहतर करने का तरीका ये, मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं उन्हीं लोगों की बातें बता रहा हूँ जो इन्होंने की हुई हैं, कि आप लोग वो लेक्चर सुने, वो कंसाइज होते हैं, छोटे होते हैं, और वो आपको इस तरह से ओरिएंट किए गए हैं कि आप लोगों को चीज़ें रिटेन रहे, ठीक है। पैथोलॉजी पढ़े काफ़ी टाइम हुआ आता है, तो आप लोगों ने पैथो वाले जो चीज़ें हैं वो लेक्चर सुनना है, लेकिन उस लेक्चर के बाद सिर्फ उस लेक्चर पे नहीं रहना, उसके बाद यू कैन गिव रीड टू फर्स्ट एड फिजियोलॉजी, इट्स अप टू यू, यू कैन गिव रीड टू बीआरएस फिजियोलॉजी, वट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है किताब आप उसको कर सकते हैं, कुछ एडिशनल नॉलेज भी आप लोगों को फिजियो का मिल जाएगा, सही है। तो इस तरह से आपकी फिजियो जो है वो बेहतर हो जाएगी, और साथ ही आप लोगों ने उसको रिवाइज कैसे करना है उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करके, और उन एमसीक्यूज को मार्क कर लेना जो आप लोगों को नहीं आ रहे। तो इस तरह से जो डेंटिस्ट्री कैंडिडेट्स हैं उनकी फिजियो स्ट्रांग हो जाएगी, सिस्टम स्ट्रांग हो जाएंगे, और हेड एंड नेक एनाटॉमी वगैरह वो इंशाल्लाह हम करवा देंगे, सही है। और बाकी माइनर्स वगैरह भी इसी तरह ही जो है इनके हो जाएंगे। कॉन्फिडेंट के एमसीक्यूज जो हैं वो मैक्सिमम उन्होंने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक। ये था डेंटिस्ट्री का। अब आ जाते हैं जी गायनी पे, अब आप लोगों को जरा लग रहा होगा ये तो 2+ शुरू हो गया, इतनी जल्दी जो है वो करवा रहे हैं, ठीक है। ये डॉक्टर हफ्सा ने मेरे साथ अपना जो है गायनी का एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो डॉक्टर हफ्सा इज़ माशाल्लाह वेरी ब्रिलियंट, और मैं उनका जो एक्सपीरियंस है एग्जैक्टली वो बताऊंगा। ऑल्दो हम नसीम शहजाद से जो है वो नई चीज़ें करवा रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे डॉक्टर बिलाल के लेक्चर होते हैं एनाटॉमी के, उसमें नसीम शहजाद, रफ़ीउल्लाह और डबल ए वो मिक्स होती है, सही है। सो डॉक्टर हफ्सा ने ये इस तरह से नहीं किया था, उन्होंने नसीम शहजाद से थ्योरी की थी। उसके बाद थ्योरी करने के बाद, क्योंकि गायनी के लिए इम्पॉर्टेंट पता है क्या है, एनाटॉमी, रेडियो के लिए भी एनाटॉमी, तो मैंने कहा था आप थ्योरी की बुक कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थ्योरी जो है वो आप एमएनएस से करें या वट एवर यू लाइक, फास्ट एड, मैं प्रेफरेबली जो मुझे पसंद है किताब वो फास्ट एड है, क्योंकि फास्ट एड ने नेटर की डायग्राम्स दी हुई हैं, लेकिन काफ़ी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें है
MNS में, तो डॉक्टर बिलाल के लेक्चर के साथ MNS करना आसान होता है। बहरहाल गायनी के लोग जो है अपनी थ्योरी करेंगे एनाटॉमी की सबसे पहले, उसके बाद डबल ए के MCQ सॉल्व करेंगे, और रफ़ीउल्लाह जो है वो वन लाइनर की फॉर्म में जो होता है वो आप लोगों की क्विक रिवीजन हो जाएगी एनाटॉमी की। SK पिंक गोल्डन है एनाटॉमी वालों के लिए। हमारा इस बार जो है वो हमने SK पिंक की क्लासेस रखवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स को उससे फ़ायदा हुआ है और SK पिंक उनकी बेहतर हुई है। सो SK पिंक इज़ गोल्डन, ठीक है। पहले अपने कॉन्सेप्ट सीधे करने हैं एनाटॉमी के, ठीक है। नेटर की डायग्राम्स अपनी विजुअल मेमोरी बनानी है, उसके बाद डबल ए के BCQ सॉल्व करने हैं, रफ़ी के वन लाइनर करने हैं, और साथ साथ SK पिंक करनी है। ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के SK के पेपर्स करने हैं। प्लीज लेट मी फिनिश, उसके बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन होगा वो कर लेंगे। व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद जी पेल्विस पेरिनियम की एनाटॉमी जो होती है वो इन्होंने डॉक्टर अफसा ने MNS स्नेल और डबल ए प्लस रफ़ी इन सारी चीज़ों से की थी। पेल्विस पेरिनियम जो है वो उन्होंने कहा था जी मैंने अच्छे से किया था। अब जनाब कुछ इरफान मसूद से इन्होंने कुछ टॉपिक्स एडिशनल किए थे गायनी से रिलेटेड। उसमें उन्होंने एक्सटर्नल जेनिटेलिया की डेवलपमेंट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें फोलिकुलर मेंस्ट्रुअल फेजेस थे, ठीक है, टेक्निक्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, ligaments of ovary and uterus, blood supply of internal glands, ischiorectal fossa, variants of female pelvis, hypertension, eclampsia, preeclampsia, डिटेल गाइडलाइन है ये गायनी की। गेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज, जनरल और लोकल एनेस्थीसिया, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स और PCOs। ये मेरे पास रिटन फॉर्म में भी है ये वाली गाइडलाइन, तो मैं जो गायनी वाले हैं उनके साथ ये वाली गाइडलाइन शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप इसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद गायनी को और कुछ नहीं रह जाता, आपने अपना बेस्ट दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब जनाब हमारे पास ये सारा कुछ हो गया। अब मैं अगली स्पेशलिटी की तरफ जो है ना वो रिक्वेस्ट ही करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो स्टार्ट से मेरे कहने पे इस क्लास में आए हुए हैं और आई वांट कि अब वो एक्सप्लेन कर दें। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दी क्योंकि बहुत सारे लोग बेसब्रे हो रहे थे कि यार ये वेबिनार लंबा ही हो गया है, लेकिन इस तरह ही होता है, फिर हर स्पेशलिटी को डिस्कस करना कोई आसान काम नहीं है। सर्जरी हो गया जी, मेडिसिन हो गया, गायनी हो गया, रेडियो हो गया, आई हो गया, डेंटिस्ट्री हो गया, साइकेट्री हो गया, अभी पैथोलॉजी हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशलिटी रह गई है, डेट इज एनेस्थीसिया। डॉक्टर सायरा आप हैं क्लास में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी इफ यू आर स्टिल इन क्लास। जी सर मैं इधर ही हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपको इतना वेट करना पड़ा, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट कि एंड पे जो है ना वो शूटर लगा दूं फुल स्पीड से जो है हर चीज हाँ के बाद। जी, कोई नहीं, वो बच्चे बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं, सर उन्हें प्लीज वो कह रहे हैं सिर्फ हमारी एनेस्थीसिया के बारे में स्पेशलिटी की इन्हें गाइड बात हो। करना है। हाँ जी सर, पेपर 1 तो सर के लेक्चर्स और डॉक्टर ताहिरा आपको करा देंगे। पेपर 2 में आपके जो है ना 4 मेजर चंक है आपका, ठीक है। अगर आप अपना CPSP का सिलेबस देखो ना तो उसमें एनाटॉमी है, फिजियो है, फार्मा है और फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी फिजियो में आपको डॉक्टर ताहिरा करा देंगे, डॉक्टर हमजा करा देंगे, आपको टेंशन नहीं है। फार्मा आपने ऐसे करनी है कि आपने पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर करने हैं। मैंने की थी क्योंकि आपको याद नहीं होती फार्मा, तो मैंने तो फर्स्ट एड की थी। उसमें जो है ना वो आपने पहले डॉक्टर हमजा के लेक्चर्स भी हैं वो देख सकते हैं, और उसके बाद जो है वो अपनी फर्स्ट एड से एक रीड दें और उसमें से MCQs निकालें कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। और सिस्टम वाइज भी जो दिए गए फार्मा एट द एंड ऑफ फर्स्ट एड हर चैप्टर के एंड पे करें, ठीक है। उसके अलावा मैंने की थी डबल ए के तकरीबन 1000+ MCQs यूज़ करने हैं, और फिर बाद में आपने रफ़ी जो है ना वो वहाँ से रिवाइज़ करनी है, और जो आपको चीज़ नहीं आ रही वो आपने वन लाइनर के तौर पे लिख लेनी है। मैंने ऐसे ही किया था कि जो मुझे चीज़ मुश्किल लग रही थी वो मैंने रजिस्टर एक अलग से रखा था कि मैं वन लाइनर तौर पे फार्मा का लिखूँ कि मुझे कौन-सी चीज़ का नहीं आइडिया, ठीक है। तो आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो आपने सारा वहाँ से वो जो भी एनेस्थीसिया का पोर्शन दिया हुआ है आपने वो भी रीड करना है, और इसके एनेस्थीसिया की वो जो MCQs दिए हुए हैं एंड पे वो आपने करने हैं, ठीक है। इसमें अब मसला यहाँ पर आता है कि जब फिजिक्स के क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चों को वहाँ पे मसला आता है कि फिजिक्स कहाँ से करनी है, वो काफ़ी ज़्यादा लॉस पूछते हैं। तो वो इसके एनेस्थीसिया में शुरू में दिया हुआ है, लेकिन आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बॉयज लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, ठीक है, पॉइसलीज लॉ क्या है, ग्राम्स लॉ क्या है, एवोगाड्रो लॉ, मतलब ये सारे लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और आते हैं और एप्लीकेशन में भी आती है इनकी, ठीक है।
तो ये सारे लॉज आपने जो है ना वो एक दफ़ा देखने हैं और अपने कॉन्सेप्ट जो है ना इसके बारे में क्लियर करने हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है वो आपके वेपराइज़र्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? और ट्रांसड्यूसर्स वगैरह, मतलब ये आपका फिज़िक्स का पोर्शन पूरा दिया हुआ है सीपीएसपी के सिलेबस में। आपने वहाँ से हर टॉपिक देखना है कि क्या है और आपने उसके रिलेटेड जो है अपनी नॉलेज इकट्ठी करनी है, ठीक है? इसके अलावा फिजिक्स के लिए मैं कहूँगी कि आसिम और शुएब एनेस्थीसिया है, उसमें एनेस्थीसिया पोर्शन में मतलब बहुत ज़्यादा फिजिक्स का पोर्शन दिया हुआ है, क्योंकि जब हमारी रिकॉल्स आती है ना, तो उसमें फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आपको इतना ज़्यादा कि वो बच्चों को याद भी नहीं रहते और मतलब वो आपने वहाँ से करना है, ठीक है? इसके अलावा जो है ना वो ठीक है? तो और मैं कहूँगी कि आप पूरी जो है ना प्रिपरेशन करके जो है ना दें। ये है कि आपने जो है ना आधा पढ़ा है और आधा आप कह रहे हैं कि मतलब आप अपनी पूरी जो है ना वो प्रिपरेशन से पूरी मेहनत करके जो है ना वो आपने जो है वो देना है टेस्ट, क्योंकि मैंने भी जो है वो पहली अटेम्प्ट जो है ऐसे ही दी थी, आपको आइडिया होगा कि कैसा पेपर आता है, लेकिन दूसरी में मेरा पेपर 1 में एफिशिएंसी, इसके बाद मैंने जो डॉक्टर हमजा की क्लासेस ली थी, तो फिर अब जो है ना थर्ड टाइम में मैंने क्लियर कर लिया था। लेकिन मैंने इसमें बीच में अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, क्योंकि ये पहला फेलियर था जो कि मैंने अपनी लाइफ में देखा था। तो इसके लिए मैंने कहा था कि मैं जो है ना बजाय ये कि इमेच्योर अटेम्प्ट्स दूँ, मैं एक दफ़ा जो है ना वो अच्छे से प्रिपेयर करके जो है वो दूँ, ताकि मुझे बाद में जब आप फेलियर्स फेस करते हो तो उसके बाद जो है ना वो एक दफ़ा उठना जो है ना वो मुश्किल होता है उसके बाद, कि अब आप कैसे हिम्मत करके जो है ना वो दोबारा दूँगी, ठीक है? तो आपने जो है ना वो अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, उसके बाद आपने जो है ना वो पेपर देना है। तो ये सब कुछ है। इसके अलावा जो है अगर आपने कोई भी जो है हेल्प चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल, ठीक है? थैंक यू सो मच डॉक्टर सायरा, थैंक यू फॉर अपना फिजिक्स का पोर्शन जो है वो करना है, ठीक है? दैट मीन्स कि वो आप लोग अपने टॉस से देख सकते हैं कि ये चीज़ें एनेस्थीसिया में आती हैं, और उसके लिए कोई भी आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके वो लॉज वगैरह और ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी जो है जो आपकी एसके एनेस्थीसिया है वो करनी ही करनी है, और बाकी रफ़ी डबल ए वो एज इट इज़ चलेगी आप लोगों की, ठीक है? जो एडिशनल आसिम शुएब आपने बताया आई गेस, राइट? जी, वो आसिम और शुएब मतलब उसमें फार्मा पोर्शन है जिसमें फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें आप फिजिक्स और फार्मा वाला जो पोर्शन है अपना कर सकते हैं। फार्मा के लिए अभी आप लोगों के कॉम्प्रिहेंसिव को गाइडलाइन आगे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है, और फार्मा के लिए स्केची भी यूज करी जा सकती है, मतलब अगर फार्मा रिटेन नहीं रह रही। जी। ठीक हो गया, थैंक यू जी। अच्छा, अब मेरे ख्याल से सारी स्पेशलिटीज हो गई हैं सर्जरी के जी, मतलब कैंडिडेट्स में। आपने बेसिक, हाँ जी। बेसिक करने हैं, इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है। अच्छा बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ द मेंटोर्स जिन्होंने अपना टाइम निकाला और एक कॉम्प्रिहेंसिव सामने एक सेशन, एक वेबिनार जो है सक्सेसफुली जो है वो इसको कंपाइल किया, कि गाइडलाइंस होती हैं हर जगह पे होती हैं, लेकिन एक जगह पे सारी स्पेशलिटीज़ की गाइडलाइन मैंने कहीं पे भी नहीं देखी थी, ठीक है? सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि अपनी तरफ का ये जो है एक मुनफरिद सा सेशन रखा, जिसमें हर स्पेशलिटी वाले ने अपना अपना जो है वो रोल बताया, अपना अपना स्पेशलिटी से रिलेटेड बताया, और आप लोगों को बहुत सारी बातें सीपीएसपी के बारे में भी पता चली होंगी। किसी की कोई भी स्पेशलिटी है उसको बहुत सारी बातें पता चली होंगी। मैं सर्जरी का थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि कैंडिडेट्स जो है वो सर्जरी का मुझे बार बार कह रहे हैं। देखिए, सर्जरी का जो पेपर आता है ना, सबसे पहली बात जो डॉक्टर रिफत ने भी बताई कि यूजुअली सर्जरी जो है वो अनाटमी सिर्फ नहीं होती। हम सोच लेते हैं सर्जरी है तो सिर्फ अनाटमी करनी है, नहीं, अनाटमी इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन कुछ भी आ सकता है पेपर में। आपने अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार करना है, ठीक है? जो इस बार हुआ है पेपर में, हम तो वो बात करेंगे जो लेटेस्ट हुआ है, जो ट्रेंड हुआ है, जो सीपीएसपी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है, उसने फार्मा के क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए, माइक्रो क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए, सही है? सो आप लोगों ने क्या करना है कि सर्जरी के लिए एनाटॉमी करनी है, लेकिन आपने बाकी चीजें भी करनी है, जिस तरह फार्मा भी करनी है अच्छे से, ठीक है? ये अभी डॉक्टर साहब अभी सर्जरी देखे हैं तो वो बता रही है कि 10 क्वेश्चंस थे फार्मा के। तो सर्जरी के लिए आप लोगों ने अपने जहन जो है वो खोल लेने हैं कि हमने एनाटॉमी के अलावा बाकी चीजें भी करनी है, राइट? सो यू हैव टू डू फार्मा, यू हैव टू डू माइक्रो, यू हैव टू डू सिस्टम्स, ठीक है? अच्छा, अब एनाटॉमी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और ऐसे नहीं है कि सर्जरी के लिए एनाटॉमी नहीं आती या नहीं होगा। तो एनाटॉमी के लिए वही जो गाइडलाइंस है जो मैंने गायनी के लिए बताई कि आप कोई भी थ्योरी बुक चूज करके साथ कर सकते हैं, ठीक है?
अच्छा, मेडिसिन एंड अलाइड का डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि जी ये बता दें। तो मेडिसिन एंड अलाइड का जो डॉक्टर किंजा ने माशाल्लाह बताया, मैं उसको एक रिव्यू दे देता हूँ। उन्होंने बेसिकली अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया कि यार आपने अपने कॉन्टेंट आप लोगों ने क्या करना है कि अपने जो पैथोलॉजी के फर्स्ट एड के लेक्चर हो रहे हैं उन लोगों उनमें से उन टॉपिक्स को स्पेसिफिकली जो ज़्यादा आते हैं अच्छे से समझना है, ठीक है। सो मेडिसिन इज मोर ऑफ ए क्लिनिकल ओरिएंटेड पेपर, जिसमें क्लिनिकल नॉलेज जो है वो आप लोगों का ज्यादा टेस्ट होता है। तो आप लोगों ने इस चीज में सिस्टम्स तो आप लोगों ने करने ही करने हैं, लेकिन देन अगेन माइनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। माइनर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, उनको अच्छे से करना है। फार्माकोलॉजी टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी टिप्स पे होनी चाहिए, पैथोलॉजी टिप्स पे होनी चाहिए, सही है। बायोस्टैट्स, कम्युनिटी मेडिसिन टिप्स पे होनी चाहिए। अब ये ऐसी चीजें हैं कि जो लोग जो है इनको इग्नोर कर जाते हैं, सिर्फ सिस्टम्स पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो नहीं, मेडिसिन के पेपर में ये चीजें भी होती हैं और यही 1-2 नंबर होते हैं जो आप लोगों के पास फेल को डिसाइड करते हैं। सो आई होप इस वेबिनार, ये 1.5 घंटे का वेबिनार जो है वो चला है। सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो मैंने एक और चीज़ करी है कि आज से मैंने एक नाइट सेशन जो है वो स्टार्ट किया है। अब वो लोग जो मॉर्निंग इवनिंग ड्यूटीज़ करते हैं वो नाइट सेशन से फ़ायदा ले सकते हैं, सही है। अब मॉर्निंग का जो इवनिंग का हमारा सेशन चल रहा है वो 3 से 4:30 तक पहली क्लास होती है, 5 से 6:30 तक दूसरी क्लास होती है, फिर 2 घंटे 2.5 घंटे का ब्रेक होता है, फिर 8:30 to 10 o'clock तीसरी क्लास होती है। दैट्स इट। ये हमारा इवनिंग का सेशन चल रहा है। इसमें फर्स्ट एड करवा रहे हैं, रफीउल्लाह करवा रहे हैं, डबल ए करवा रहे हैं। और व्हाट अबाउट नेक्स्ट कि हम लोग नाइट सेशन के बारे में जो मैं बात कर रहा था, तो उसमें 8:30 to 10 o'clock वही डबल ए की क्लास होगी। 10 to 11 जो है वो मैंने स्पेस दे दिया, उसमें स्पेशलिटी बाद में हुआ करेगी, अभी कुछ भी नहीं, वो ब्रेक है फिलहाल। और 11 to 1 o'clock तक जो 2 घंटे होंगे उसमें फर्स्ट एड प्लस जो रफीउल है ये दोनों करवाई जाएंगी, सही है। तो इस तरह से वो लोग जिनका मॉर्निंग इवनिंग में किसी तरह से लेक्चर मिस हो जाता है उन लोगों को भी एक मिल जाएगा कि अच्छा रात को दोबारा से वो एक चीज़ हो रही है। और वो लोग जो स्पेसिफिकली पूरा दिन पढ़ना चाहते हैं और इस रिपीटेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा दिन पढ़ के रात को सिर्फ वो लेक्चर्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। रिपीटर स्पेसिफिकली कि वो पूरा दिन अपनी सेल्फ स्टडी को अच्छे से टाइम दें, हर चीज़ को अच्छा जो है वो समझें, रिटेन करें, समझ के गोटा लगाएं, सही है, और रात को लेक्चर्स हो जाए। सो आई होप मैंने पूरी कोशिश की कि ये एक प्रोडक्टिव सेशन रहे आप सबके लिए। और थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। एकेडमीज में मैंने बहुत एकेडमीज को जो स्टेजिंग है, जो सर्विक्स की स्टेजिंग है, ये ज्यादातर नहीं आती। ये T1, M1, T2, M1 और N1 ये ऐसे ही आता है। लेकिन मेरे केस में सर्जरी के पेपर में ऐसे MCQ मैंने देखे थे जो वहां से बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे थे। उस वक्त मुझे पता चल रहा था कि ये T1, N1 ये नहीं है, ये कुछ और है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं था क्योंकि इन्होंने मुझे याद ही ऐसे करवाया था। तो डॉक्टर हमजा ने ना हमें कहा था कि आप लोग जो है ना ये 3 वो करें। और मैं रैंडमली मैं एक दिन बैठी हुई थी, तो मैं ना स्क्रॉल कर रही थी, लाइव सेशन में स्क्रॉल कर रही थी, तो सडनली ना मुझे डॉक्टर हमजा वैसे ही मुझे वैसे एज अ मेरेकल मुझे उधर जो है ना वो मिले। तो सर यही कह रहे थे कि अगर आपकी लाइफ में कुछ हो तो आपने डिसहार्ट नहीं होना। आपको पता है मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट रह गया था वो मेरा 1% से रह गया था। और 1% जो है ना, आप इमेजिन कर सकते हो, मैं मैरिड हूँ और मैं तब बहुत बीमार थी। मेरे जो था मेरा मिसकैरेज हुआ था, मेरी DNC हुई थी, ठीक है। तो इतनी मेरे अंदर वो थी कि मैं तभी पढ़ रही थी, मैं वो गिव अप नहीं कर रही थी। मैंने कहा, और मुझे सिस्टेमिक फंगल डिजीज भी हुआ था जो मेरे लिए बहुत सारी चीजें एज अ वुमेन मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो है ना बहुत अप एंड डाउन आएगी। लेकिन अगर आप उन चीजों पे फोकस करो कि हाँ मेरी सोसाइटी क्या कह रही है या इधर उधर के लोग क्या कह रहे हैं, आपने उस चीज पे नहीं जाना, आपने इस चीज पे जाना है। डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि फोकस्ड रहे आप, ठीक है। तो मैंने इनसे ये चीज सीखी है। तो जो चीजें मेरी डिफिशिएंट थी, लाइक कैलकुलेशंस, लाइक एम्ब्रियोलॉजी, लाइक फार्माकोलॉजी, आपको पता है मैंने इस दफा आके 200 MCQs लिखे, 200 में से मेरे 3 गलत हैं। मुझे सारे MCQs आते हैं। तो एज आपने उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। ये नहीं हो सकता कि आपकी सर्जरी है और आपकी सर्जरी में से एनाटॉमी उठा के देंगे, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। उनका काम ही है आपको फेल करना, उनका ये काम नहीं है कि आपको पास करे, क्योंकि उनके पास सीट ही लिमिटेड है, ठीक है। तो एज आपने सर के साथ रहना है। एंड थैंक यू सो मच सर, लाइक टुडे वेयर आई अचीव समथिंग, इट्स बिकॉज ऑफ यू। आपकी एक बात जो है ना, एक थोड़ी छोटी बात भी होती है, अगर बेशक आपको एक पूरे सेशन ना ले, लेकिन एक छोटी सी बात भी आपकी किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो वो मेरी जिंदगी है जो आपने बदली है।
अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे आप बहुत लेट मिले, जैसे एक हफ्ता रहता था एग्ज़ाम में, लेकिन जितने आपके टॉपिक्स मैंने किए ना वो मेरे ठीक थे। मेरा 64% आया, लेकिन 64% भी वो जो यूट्यूब के लेक्चर्स थे। तो सर काइंडली आप हमें गाइड करें। मैं पेड वो फर्स्ट ज़्यादा अमेज्ड हुआ, और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जो कभी भी हिम्मत नहीं हारते। शायद मेरे में इतनी हिम्मत सकत नहीं है जितनी आप सबकी ये जो बातें हैं, आप सबका ये जो ट्रस्ट है, वो मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करके रखता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये अल्लाह का करम है। मेरे में कोई ऐसी कोई सिर्फ आपके पर नहीं लगे, कोई ख़ास बात नहीं है। ये सारा कुछ जो है वो अल्लाह ताला का करम है, और आप सबका जो है वो मेरे पे ट्रस्ट है, मेरे पे जो है वो एतमाद है। आप सबकी यही चीज़ें मुझे मोटिवेट करके एक पॉजिटिव वाइब दे के रखती हैं। और डॉक्टर आफिया, मैंने ये एक फ्री सेशन रखा जो मेरे साथ इन कांटेक्ट नहीं है, कम से कम अगर ये गाइडलाइंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखें, पूरा एक हर स्पेशलिटी को हमने डिस्कस किया, ये जो जितनी भी स्पेशलिटीज़ थी, और नट शेल जो हमें मिला ये है, नट शेल जो मिला ये है कि कोई भी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, यू हैव टू डू एवरीथिंग। ठीक है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं सर हम तो साइकेट्री वाले, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो सही। और कोई भी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट उस वक्त तक होती है जब तक वो पेपर के अंदर नहीं आती। वही चीज़ ये तो इम्पोर्टेंट थी। सो बस इस चीज़ को आप लोगों ने पे यकीन करते हुए आप लोग इंशाल्लाह ताला जो है वो अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर होंगे। और बाकी जो एक्सक्यूज मी है सर,